स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। चेतन बचपन से ही दिखने में सुंदर था, साफ रंगत और नाजुक नैन-नक्श। उसकी आवाज इतनी धीमी और नर्म थी कि वह किसी प्यारी बच्ची जैसा लगता था। शुरुआती दिनों में वह काफी प्यारा था। दुर्भाग्य से उसके पिता जुआरी थे, माँ शराबी, और दोनों ही निकम्मे थे। उनके दिन ब दिन और गरीब होते गए। जब शराब और जुए के लिए पैसे नहीं बचे तो क्या करें? घर का सामान बेचो। जब सारा सामान बिक गया तो क्या करें? अपने बेटे को बेचो। 3 बार बेचने के बाद उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेतन बचपन से ही बहुत होशियार था और उसकी याददाश्त अद्भुत थी। वह हमेशा किसी न किसी तरह चुपके से वापस घर आ जाता। उसे खरीदने वाले लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, और एक खरीदार तो ऐसा था जो उसे जालिमाना तरीके से प्रताड़ित करता था। भले ही उसके माता पिता भी कोई खास अच्छे नहीं थे, लेकिन खरीदारों के साथ रहने से बेहतर था। जब वे अपने बेटे को और नहीं बेच पाए तो चेतन के माता पिता अवैध गतिविधियों का सहारा लेने लगे। शुरुआत में चोर बड़े थे और पकड़े जाने पर उनकी बेरहमी से पिटाई होती थी, उन्हें पुलिस स्टेशन भेजकर जेल हो जाती थी। हालांकि उन्होंने बाद में पाया कि अपने बेटे से चोरी करवाना कहीं बेहतर था। उस समय चेतन केवल 7 साल का था और उसकी अच्छी सूरत का मतलब था कि ज्यादातर लोग उस पर शक नहीं करते थे। अगर वह चोरी करते पकड़ा भी जाता तो कोई उसे बुरी तरह नहीं पीटता, पुलिस को देना तो दूर की बात थी। ज्यादा से ज्यादा वे उसे थोड़ी डांट फटकार लगाते और कुछ धक्के दे देते। पैसे कमाने का एक नया रास्ता मिलते ही चेतन अपने माता पिता के लिए तीसरा हाथ बन गया। उसे हर जगह चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता था और कुछ समय के लिए गांव में हर कोई उसे चौकन्ना रहता था। उसे देखते ही वे उसे भगा देते थे, न तो अपने बच्चों को उससे बात करने देते थे और न ही उसे अपने दरवाजे पर आने देते थे। चंद्र का परिवार और चेतन का परिवार रिश्तेदार थे, 3 पीढ़ियों पहले उनके पूर्वज एक ही थे। हालांकि उस दौरान चंद्र के परिवार ने भी अपने बेटे को चेतन के साथ खेलने से सख्ती से मना कर दिया था। जल्द ही चेतन अपने गांव में कुछ भी चोरी नहीं कर सका, जिससे उसे चोरी करने के लिए दूसरे गांवों और बाजारों में जाना पड़ा। अगर चेतन चोरी करने से मना करता तो उसे अपने माता पिता के क्रोध और सजा का सामना करना पड़ता। वह एक होशियार बच्चा था और उसने जल्द ही महसूस किया कि अपने माता पिता की सजा से बेहतर उन लोगों की सजा झेलना है जिनके यहाँ उसने चोरी की थी। क्योंकि दूसरे लोग उसे एक कमजोर सुंदर छोटे लड़के के रूप में देखते थे, वे उसे ज्यादा बुरी तरह नहीं पीटते थे। ज्यादा से ज्यादा वे थोड़ी फटकार लगाते थे। कुछ को तो उसके फटे पुराने कपड़ों में उस पर दया भी आती थी और वे स्वेच्छा से उसे कुछ खाना या पहनने के लिए पुराने कपड़े दे देते थे। यह उसके माता पिता की क्रूर पिटाई और भुखमरी से कहीं ज्यादा सहने योग्य था। 3 साल तक चोरी करने के बाद 10 साल की उम्र में वह एक गलत आदमी के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। वह आदमी एक कुख्यात स्थानीय गुंडा था जिसने अभी अभी किसी और को लूटा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे खुद चोरी का पता भी चले बिना लूट लिया जाएगा। अगर उसके किसी गुर्गे ने चोरी को नहीं पकड़ा होता तो 10 साल का एक लड़का उसका पैसा सफलतापूर्वक चुरा लेता। तब तक वह एक बहुत बड़े मजाक का पात्र बन जाता, अपने दुश्मनों के बीच उपहास का विषय। क्रोधित होकर उसने चेतन को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और उसके माता पिता को बुलाया कि वे आकर घुटने टेकें, माफी मांगें और उसे वापस ले जाएं। अप्रत्याशित रूप से गुंडे ने दोपहर से रात तक, फिर रात से भोर तक इंतजार किया। उसके गुर्गों द्वारा कई बार बुलाने के बावजूद चेतन के माता पिता कभी नहीं आए। पिता जुआ खेलते रहे, माँ शराब पीती रही, जैसे उनका कोई बेटा उनका इंतजार कर ही नहीं रहा हो। अंत में गुर्गों को जबरदस्ती चेतन के माता पिता को लाना पड़ा। अपने बेटे को दोबारा देखकर वे रात भर बाहर रहने, भूखे रहने या चोट लगने की चिंता करने के बजाय उस पर गलत व्यक्ति के यहाँ चोरी करने और उन्हें मुश्किल में डालने का इल्जाम लगाने लगे, उसे डांटने लगे। गुंडा उनके इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने अपनी इज्जत खो दी थी और उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन एक बच्चे से निपटना उसे बुरा दिखाएगा और जब ये खबर फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वह केवल बच्चे के माता पिता से ही निपट सकता था। उसने उनमें से किसी एक का हाथ काटने की मांग की। किसका हाथ काटा जाएगा यह उसने जोड़े पर छोड़ दिया। वह बस एक हाथ चाहता था। अंत में न तो चेतन के पिता और न ही उसकी माँ अपना हाथ कटवाने को राजी हुए। उसके पिता ने कहा कि अगर उनका एक हाथ काट दिया गया तो यह उनके जुए के अंदाज और उनकी किस्मत को प्रभावित करेगा। वे हार नहीं सकते, उन्हें पैसे जीतने थे क्योंकि वे जुए में जीतकर ही अपने घर का गुजारा कर रहे थे। उसकी माँ ने कहा कि अगर उनका एक हाथ काट दिया गया तो वह एक हाथ से शराब नहीं डाल पाएगी और दूसरे हाथ से कप नहीं पकड़ पाएगी, जिससे पीने में उनकी गति धीमी हो जाएगी। वह हाल ही में दूसरों को पीने में हराकर पैसे जीत रही थी। अगर वह अब उन्हें नहीं हरा पाएगी तो पैसा न जीतने की तो बात ही क्या, उसे अपनी पी हुई सारी शराब के लिए पैसे देने पड़ेंगे। झगड़े के बाद उन्होंने पाया कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए दोनों का ध्यान अपने बेटे की ओर गया। उनके हाथ दोनों उपयोगी थे, लेकिन उनके बेटे का नहीं। उन्हें एक रास्ता मिल गया और उन्होंने तुरंत गुंडों से कहा, हमारे बेटे का हाथ काट दो, उसी ने चीजें चुराई हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें किसी का हाथ काटना है तो उसका काटो। गुंडा बहुत नाराज हुआ। उसने सोचा था कि वह कुछ नहीं है, लेकिन उसे खुद से भी ज्यादा घिनौने लोगों से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। ये तो सीधे सीधे उसके अधिकार को चुनौती थी। उसने अपने गुर्गे को बुलाया और उसे चेतन की मां का हाथ काटने का निर्देश दिया क्योंकि उसकी शराब की तेज गंध से उसे चिढ़ हो रही थी। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए चेतन की मां ने चाकू छीन लिया और खुद ही चेतन का हाथ काट दिया। फिर वह गुंडे पर चिल्लाई, ये लो हाथ, अब तुम मुझे नहीं काट सकते। चेतन का हाथ कट गया और वह दर्द से चिल्ला पड़ा। गुंडा और उसके साथी हैरान रह गए। इस पागल औरत ने अपने लिए अपने ही बेटे का हाथ काटने की हिम्मत कर दी।
क्या ये कहावत नहीं है, एक बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता? वह एक बाघ से भी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती है? अब गुंडा उससे और उलझ नहीं सकता था। उसने अपने गुर्गे को चेतन के घाव पर पट्टी बांधने, कटे हुए हाथ को लेने और अस्पताल भागने का आदेश दिया। सौभाग्य से वे समय पर पहुंच गए। चेतन का हाथ सर्जरी से फिर से जोड़ दिया गया। हालांकि यह पहले जितना लचीला नहीं रहा होगा, फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। बाद में इस चिंता में कि लोग उसे कमजोर और केवल बच्चों को धमकाने वाला मान सकते हैं, और यह डरते हुए कि लोग कहेंगे कि उसी ने एक बच्चे का हाथ काटा था, गुंडे ने अपने गिरोह के सदस्यों को कहानी स्पष्ट करने के लिए हर व्यक्ति के पास भेजा, घटना के हर पल का विस्तार से वर्णन किया, ताकि उनके क्षेत्र में लगभग सभी को इसके बारे में पता चल जाए। चंद्र को नहीं पता कि चेतन ने यह सब कैसे सहन किया। वह बस इतना जानता था कि चेतन का हाथ ठीक होने के बाद भी उसके माता पिता उसे चोरी करने के लिए मजबूर करते थे। हालांकि उसने अपने माता पिता के सामने एक शर्त रखी, वह स्कूल जाना चाहता था। इसलिए चेतन, जो पहले से ही 10 साल का था, ने पहली कक्षा से शुरुआत की। बाद में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण चेतन ने ग्रेड स्किप किए और 8वीं कक्षा में वह अपने हमउम्र साथियों के साथ आ गया। 1 साल बाद जिले में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करके उसे उनके जिले के सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल में दाखिला मिला। उसके उत्कृष्ट ग्रेड और गरीबी की पृष्ठभूमि के कारण स्कूल ने उसकी सारी ट्यूशन फीस माफ कर दी और उसे स्कॉलरशिप भी दी। किसी को नहीं पता था कि चेतन ने अपना दाहिना हाथ कटने और फिर से जुड़ने के बाद ठीक होते हुए भी अपने ग्रेड में पहला स्थान कैसे हासिल कर लिया। उस समय चिकित्सा तकनीकें अब जितनी उन्नत नहीं थीं, साथ ही सर्जरी एक छोटे जिले के एक साधारण डॉक्टर द्वारा की गई थी। तंत्रिका क्षति के कारण चेतन का दाहिना हाथ ज्यादा गतिशील नहीं था। चंद्र एक औसत छात्र था जिसने कभी चेतन के साथ स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। जब उसने कॉलेज में दाखिला लेने के बाद काम करना शुरू ही किया था कि उसकी मुलाकात काम पर चेतन से हुई। उन्होंने धीरे धीरे बातचीत शुरू कर दी। उसे हाल ही में पता चला कि चेतन दोनों हाथों से लिख सकता था और आश्चर्यजनक रूप से वह दोनों हाथों से अच्छा लिखता था। बचपन की चोरी को ज्यादातर लोग भूल गए थे। हाई स्कूल के पहले साल से ही एक शीर्ष छात्र होने का प्रभामंडल चेतन पर चमकने लगा था। यह आभा उसकी पिछली सभी कमियों को मिटाने के लिए काफी थी। वह अपने सहपाठियों और शिक्षकों की नज़र में सबसे ज्यादा होनहार शीर्ष स्तरीय छात्र बन गया। हर कोई उसे पसंद करने लगा, उसके पास आने लगा और अनगिनत लड़कियों ने तो उसे चुपके से प्रेम पत्र भी दिए। हालांकि उसने डेटिंग नहीं की। उसने सभी लड़कियों को नम्रता से मना कर दिया। वह हमेशा की तरह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता रहा और हमेशा की तरह उसने सोडा के बजाय दूध पीना चुना। उसने अब कुछ भी चोरी नहीं किया। उसकी स्कॉलरशिप लगभग उसके जीवन का समर्थन कर सकती थी। यदि वह पर्याप्त नहीं होती तो वह गुजारा करने के लिए छुट्टियों के दौरान अन्य लोगों को ट्यूशन देता था। जहां तक उसके माता पिता की बात है, उसने उन्हें और पैसे देना बंद कर दिया। अगर उन्होंने उसे छूने की भी हिम्मत की तो वह 10 या 100 गुना ज्यादा ताक से पलटवार करता था। चंद्र को अभी भी याद है कि उसके माता पिता की आंखें अक्सर काली और नाक सूजी हुई होती थी। बहाने के तौर पर वे हमेशा कहते थे कि यह आकस्मिक रूप से गिरने के कारण हुआ है, लेकिन गांव में हर कोई जानता था कि चेतन ने उन्हें पीटा है। तब तक वह 16 साल का हो चुका था। रोजाना दूध पीने से वह लंबा और मजबूत बन गया था। वह अपने दोनों माता पिता को एक साथ संभाल सकता था बिना पीछे हटे। बाद में उसने उत्कृष्ट ग्रेड के साथ देवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वास्तव में अपने अकादमिक प्रदर्शन के साथ वह देश के शीर्ष विश्वविद्यालय हुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने देवपुर शहर में ही रहना चुना। क्योंकि हुआ विश्वविद्यालय बहुत दूर था, उसके लिए घर आना जाना आसान नहीं होता। साथ ही परिवहन में अधिक खर्च आता, इसलिए वह जाने का कष्ट नहीं उठा सका। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे देवपुर शहर में ही रहना था ताकि वह अपने माता पिता पर नजर रख सके, ताकि वे जुआ खेलकर और पीकर मर न जाएं। वरना भविष्य में उसके पास बदला लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। चेतन के दाहिने हाथ पर आज भी एक बड़ा निशान है, इसलिए वह शायद ही कभी आधी आस्तीन के कपड़े पहनता हो। मौसम कोई भी हो, वह हमेशा लंबी आस्तीन पहनता है। केवल जब उसे अपने दुखद अतीत का फायदा उठाना होता है, तभी वह जानबूझकर आधी आस्तीन पहनता है ताकि निशान उसके लक्ष्य के सामने उजागर हो सके। ये जानने के बाद कि उसकी बांह एक बार कट गई थी, कोई भी व्यक्ति उदासीन नहीं रह सकता। आरुष ने उसका निशान देखा है। हालांकि चंद्र को नहीं पता था कि चेतन ने क्या कहानी बनाई होगी। वैसे भी वह सच नहीं बताता, अन्यथा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे उधार लेने का उसका बहाना विश्वसनीय नहीं होता। आरुष को लगा कि चेतन ने अपनी मां के इलाज के लिए पैसे उधार लिए, वह भी फिलियल पायटी के कारण, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। चेतन को डर था कि उसकी मां बहुत जल्दी मर जाएगी और उसे अब और तकलीफ नहीं होगी, इसलिए उसने उसे जिंदा रखने के लिए पैसे उधार लिए। वह तभी तक बदला ले सकता था जब तक वह जिंदा थी। मरना उसके लिए बहुत आसान होगा। बेशक बदला लेने के लिए वह अपने पिता को भी मरने नहीं दे सकता था। जब भी उसके पिता बीमार पड़ते थे, वह उन्हें बचा लेता था। चाहे कितनी भी लागत आए, उसे उन्हें जिंदा रखना था। जबकि अन्य लोग महिलाओं के लिए, आनंद के लिए पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते थे, चेतन नहीं करता था। उसने अपने माता पिता के जीवन को लंबा खींचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की ताकि वह उन्हें बार बार प्रताड़ित कर सके। उसके माता पिता अभी 40 के दशक में ही थे, लेकिन चंद्र ने उन्हें एक बार देखा था। दोनों माता पिता इतने प्रताड़ित हो चुके थे कि वे 60 या 70 के दशक के लगते थे। हालांकि वे मानसिक रूप से अभी भी सही थे। उसे देखते ही वे हताशा में मदद के लिए गुहार लगाते थे। बेशक चंद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा वे इसके लायक थे। एक माँ जो अपने ही बेटे का हाथ काट सकती है, वह अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बचाना दैवीय प्रतिशोध ला सकता है। हालांकि जिस तरह चेतन उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, वह चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमाए, यह शायद उनके जीवन को कुछ और सालों से ज्यादा नहीं चला सकता था। किराए के घर का माहौल कुछ देर के लिए थोड़ा भारी हो गया था।
अगर चंद्र चेतन के पिछले दुख को याद कर सकता था तो चेतन खुद निश्चित रूप से उसे भूल नहीं सकता था। अंत में चेतन ने एक हल्की हंसी के साथ माहौल को हल्का किया। आओ अपने पहले सोने के बैरल की कमाई का जश्न मनाएं। हमारा भविष्य निस्संदेह बेहतर होगा। ये कहते हुए उसने चंद्र के लिए एक और ग्लास शराब डाली। चंद्र ने अपना ग्लास उठाया, उसे उसके ग्लास से टकराया, अनजाने में उसकी चापलूसी करते हुए एक अमीर ग्राहक खोजने के लिए बधाई। अब से तुम भी अमीर बन जाओगे। अमीर आदमी वाक्यांश से चेतन खुश हुआ और वह हंसा। बढ़िया, चलो अमीर बने। एक रात की अंदरूनी उथल पुथल के बाद अगली सुबह भारी बारिश शुरू हो गई। तापमान काफी गिर गया और प्रीति ने एक मोटा ऊनी कोट पहन लिया। सबसे पहले वह अपनी दादी डॉक्टर शकुंतला को चिकित्सा क्लिनिक ले गई, फिर वह गुप्ता परिवार के घर के लिए रवाना हुई। आज श्री गुप्ता दादाजी का इलाज करने का उसका एक और दिन था। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि श्री गुप्ता और जयंत के अलावा जयंत के पिता श्रीमान गुप्ता फिर से मौजूद थे। हालांकि उसका दिल थोड़ा विचलित हुआ। प्रीति के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने गुप्ता परिवार की तीनों पीढ़ियों का अभिवादन किया। हालांकि वह श्रीमान गुप्ता से अतीत के बारे में बात करना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि क्या उसकी मां की मौत का उनसे कोई संबंध था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। जयंत लगातार पूरी श्रद्धा के साथ उससे बात कर रहा था, लगभग उसके बगल में चिपका हुआ था। वह अपने बदले की इच्छा को दबाते हुए केवल उससे ही निपट सकती थी। श्रीमान गुप्ता ने ज्यादा बात नहीं की, बस इतना था कि जब भी वह उसकी ओर देखते थे तो उनमें कुछ अलग सा भाव होता था। प्रीति को नहीं पता था कि यह अजीबपन इसलिए था क्योंकि वह और उसकी मां एक जैसी दिखती थी या किसी और कारण से, लेकिन किसी भी मामले में श्रीमान गुप्ता काफी संदिग्ध थे। एक्यूपंक्चर उपचार समाप्त होने के बाद प्रीति ने मन बना लिया कि वह गुप्ता परिवार के घर के बाहर श्रीमान गुप्ता की जांच करने का अवसर खोजेगी। गुप्ता परिवार के घर पर यह बहुत असुविधाजनक था। यह आसानी से श्री गुप्ता और जयंत से संदेह पैदा कर सकता था। इलाज खत्म होने के बाद प्रीति श्री गुप्ता द्वारा दिए गए उदार परामर्श शुल्क के साथ चली गई। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद श्रीमान गुप्ता और जयंत भी एक साथ निकल गए। वे कार में फिर से झगड़ा कर रहे थे। श्रीमान गुप्ता असामान्य रूप से सख्त थे। जयंत, क्या तुमने पिछली बार मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया? जयंत ने अनभिज्ञ होने का नाटक किया। आपने क्या कहा था? मुझे याद नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था प्रीति के बारे में कोई ख्याल मत रखना। बाहर इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम किसी और को क्यों नहीं चुनते? क्या बाकी लड़कियां प्रीति से तुलना कर सकती हैं? मैं उनसे तंग आ चुका हूं। अब मुझे केवल वही लोग पसंद हैं जो मेरे धन या संपत्ति की तलाश में नहीं हैं, जैसे प्रीति। तुम उसे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वह पैसे की परवाह नहीं करती। तुम उसे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वह सुंदर है। जो भी हो, बात यह है कि मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे रोकने के आपके प्रयास बेकार हैं। जयंत थोड़ा परेशान था। डैड, आपको क्या हो गया है? क्या आप पहले हमेशा मेरे प्रेम संबंधों का समर्थन नहीं करते थे? मैंने कितनी भी लड़कियों को डेट किया, आपने कुछ नहीं कहा। केवल दादाजी ही मेरे उलझने की शिकायत करते थे। इस बार तो दादाजी को भी प्रीति पसंद है और वे मुझे उसका पीछा करने से नहीं रोक रहे हैं। आप ही मुझे क्यों रोक रहे हैं? आपको क्या हुआ है? श्रीमान गुप्ता ने सख्त चेहरा रखा। तुम बाकी सभी को डेट कर सकते हो लेकिन प्रीति को नहीं। क्यों? जयंत समझ नहीं पाया। प्रीति को क्यों नहीं? मैं उसे अब पसंद करता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। मुझे कोई और नहीं चाहिए। श्रीमान गुप्ता असामान्य रूप से दृढ़ थे। कोई क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, बस यही है। क्या आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं? डैड, क्या आप अनादर नहीं कर रहे हैं? क्या आप सच में अपने बेटे के लिए एक प्रेमिका के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हैं? मेरी माँ का क्या? क्या आपको अभी भी कोई शर्म है? चुप रहो, बकवास मत करो। मैं बकवास कैसे कर रहा हूँ? यह मत सोचिए कि मैंने अभी आपने प्रीति को जिस तरह से देखा उस पर ध्यान नहीं दिया। वह मेरे से भी ज्यादा भावुक था। आपकी आंखें लगभग उस पर चिपकी हुई थीं। आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए बहुत डरपोक हैं। फीके चेहरे के साथ श्रीमान गुप्ता शांत रहे। मुझे बस लगता है कि वह मेरे जानने वाले किसी व्यक्ति जैसी दिखती है। उसमें दिलचस्पी लेने की क्या बकवास है? वह मुझसे एक पीढ़ी छोटी है। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह हूं, एक रंगीन मिजाज जो किसी भी सुंदर चेहरे पर मर मिटता है? क्या आप ऐसे नहीं हैं? क्या आपको सुंदर महिलाएं पसंद नहीं हैं? जयंत ने उनके शब्दों पर कटाक्ष किया। मुझे मेरा रंगीन मिजाज स्वभाव किससे मिला? आपसे, मेरे प्यारे पिता। क्या आप उन महिलाओं की गिनती भी रख सकते हैं जिनके साथ आप अपनी जवानी में थे? अब आप इतनी बुढ़ापे में भी एक महिला के लिए अपने बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हैं। क्या आपको शर्म नहीं है? श्रीमान गुप्ता लगभग गुस्से से मर गए। उनकी नसें धड़क रही थीं। उनका हमेशा अपने बेटे के साथ एक प्यार भरा रिश्ता रहा था, लगभग कोई झगड़ा नहीं। ज्यादातर वह हमेशा अपने बेटे के प्रति सहयोगात्मक रहे थे और उनके बेटे ने शायद ही कभी उनकी अवज्ञा की हो। लेकिन अब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन वर्षों की छूट ने उनके बेटे को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि वह अपने ही पिता का अपमान करने की हिम्मत करेगा। तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। जब मैं कहता हूं कि तुम्हें प्रीति को डेट करने की अनुमति नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अनुमति नहीं है। तुम नहीं कर सकते और तुम्हें उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। उसे छूना तो दूर की बात है। उन्होंने चिल्लाया। आप कहते हैं कि मैं उसे छू नहीं सकता, है ना? जयंत का विद्रोही भाव तुरंत सतह पर आ गया। ठीक है, मैं उसे आज रात एक होटल में बांधकर उसके साथ सोऊंगा, फिर देखिए आप उससे कैसे निपटेंगे। उसने अवज्ञापूर्वक कहा। तुम? श्रीमान गुप्ता ने अपने बेटे पर गुस्से से इशारा किया। पहली बार महसूस किया कि उन्होंने अपने बेटे को शायद बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। काफी देर बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने जयंत को प्रीति को डेट न करने देने का असली कारण बताया। प्रीति मेरी बच्ची हो सकती है। जयंत लापरवाही से पानी पी रहा था। ये सुनकर वह सदमे में पानी थूक बैठा और चिल्लाया, आपने क्या कहा?
वह संभावित रूप से तुम्हारी बहन हो सकती है। यही असली कारण है कि मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दे रहा हूँ। असंभव। जयंत की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। डैड, क्या आप बस मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप प्रीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, है ना? आप नहीं चाहते कि मैं उसके साथ सोऊं, इसलिए आपने ऐसा भयानक बहाना बनाया। श्रीमान गुप्ता ने आह भरी, क्या मैं इतनी गंभीर बात पर मजाक करूंगा? वह शायद सच में मेरी बेटी है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह थोड़ी थोड़ी मुझ जैसी दिखती है? मैंने ऐसा नहीं देखा। वह आपसे कहीं ज्यादा आकर्षक है। अपनी तारीफ करना बंद करो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते और उसके बाल के कुछ रेशे क्यों नहीं लाते? चलो एक पैटर्निटी टेस्ट करते हैं। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि वह मेरी बच्ची है। सत्यापन करना ज्यादा सुरक्षित है। पैटर्निटी टेस्ट? क्या यह मजाक था? जयंत हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध खड़ा रहा। वह और प्रीति भाई बहन, ये हास्यास्पद, बेतुका है। इस बड़े सदमे के बाद गुस्से की एक लहर आई। जयंत ने महसूस किया कि उसका सीना गुस्से से फटने वाला है। वह दहाड़ा, श्रीमान गुप्ता, आपने दूसरी औरतों से और कितने बच्चे पैदा किए हैं? जब आप महिलाओं के साथ सो रहे थे तो क्या आप गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर सकते थे? आपने इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए? श्रीमान गुप्ता ने अपने उग्र बेटे को देखा और कुछ हद तक दोषी महसूस किया। अगर प्रीति को गिनते हैं तो ये केवल 2 हैं, है ना? केवल 2? क्या आप सोचते हैं कि यह बहुत कम है? और यह केवल वही है जिसके बारे में हम जानते हैं। कौन जानता है कि और कितने हो सकते हैं? दुनिया में आपके जैसा गैर जिम्मेदार पिता कैसे हो सकता है? क्या अब मुझे किसी लड़की को डेट करने या प्रेमिका खोजने से पहले ब्लड टेस्ट करवाना होगा? बस अपनी आवाज कम करो। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया ये सुने? श्रीमान गुप्ता, आपको अभी भी इस पर शर्म आती है? मैं आखिरकार एक गंभीर रिश्ता बनाने जा रहा था, यहाँ तक कि शादी के बारे में भी सोच रहा था, और आप मुझे बताते हैं कि वह मेरी बहन है। क्या आपने कभी किसी पिता को अपने बेटे के साथ ऐसा करते देखा है? यह अभी तक निश्चित नहीं है। पहले उसके बाल के कुछ रेशे ले आओ। पैटर्निटी टेस्ट होने के बाद मुझ पर चिल्लाना बहुत देर नहीं होगी। जयंत का सीना गुस्से से दुख रहा था। वह अपने पिता को जवाब दिए बिना अपनी कुर्सी से टिक गया। अभी वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसके अविश्वसनीय पिता ने कोई गलती की हो, कि प्रीति उसकी सौतेली बहन नहीं है, कि प्रीति बस प्रीति है। वह दिन भर उदास रहा, बाहर के उदास मौसम से भी ज्यादा बुरा, जैसा कि उसने सावधानीपूर्वक सोचने के बाद महसूस करना शुरू कर दिया कि प्रीति थोड़ी थोड़ी उसके पिता जैसी दिखती थी। शाम को श्रीमान गुप्ता ने उसे फोन किया। क्या तुम्हें अभी तक बाल मिले? जयंत ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, अगर आपको चाहिए तो खुद जाकर ले आइए। आपने जो गड़बड़ी की है उससे खुद ही निपटिए। गुलाब ने अपने सामान्य अच्छे स्वभाव में कहा, क्या तुमने आज सुबह मेरी मदद करने का वादा नहीं किया था? जितेंद्र बहुत नाराज था। तुम्हारे किस कान ने मुझे सहमत होते हुए सुना? मैंने सहमति नहीं दी थी। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि वह वास्तव में तुम्हारी बहन है या नहीं? मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। मुझसे किसी बहन के बारे में बात मत करो। मैं इस समय वे 2 शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे घिन आती है। साथ ही मेरी इकलौती बहनें वे 2 हैं जिन्हें मेरी माँ ने जन्म दिया है, बाकी कोई नहीं। मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानूंगा। जितेंद्र, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारे प्रीति के साथ अच्छे संबंध हैं, वह तुमसे कोई बचाव नहीं करेगी। उसके बाल लेने जाना तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे लिए जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसे अभी इस बारे में पता चले। जब तुम उसकी माँ के साथ सोए थे तब तुम्हें यह अनुचित नहीं लगा था क्या? तुमने गलती की और तुम चाहते हो कि मैं परिणाम भुगतूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम खुद पता लगाओ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो इस महीने तुम्हें अपनी जेब खर्च नहीं मिलेगी। पैसे नहीं, कोई समस्या नहीं। मुझे परवाह नहीं। अगर मैं भूखा मर भी जाऊं तो भी मैं किसी बेटी को पहचानने के लिए कोई पितृत्व परीक्षण कराने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हताश होकर जितेंद्र दहाड़ा और फोन काट दिया। अभी भी घुटन महसूस हो रही थी और अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। उसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। आसमान पूरी तरह से गहरा हो चुका था और बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी, बल्कि और तेज होती जा रही थी। 7:30 बजे अपनी दादी को घर पहुंचाने के बाद प्रीति बार में आरुष से मिलने गई। कल चेतन के साथ जो कुछ हुआ उसने उसे बहुत परेशान किया था। वह पूरे दिन उदास रही और शाम को बार खुलते ही वहां चली गई। प्रीति को उसकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए वह तुरंत बार में उससे मिलने गई। ये वही बार था जहां वे पिछली बार गए थे, लेकिन चूंकि अभी भी जल्दी थी इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे और संगीत पहले जितना जोरदार नहीं था, बल्कि कुछ सुकून देने वाला हल्का संगीत बज रहा था। प्रीति को देखकर आरुष ने तुरंत उसे हाथ हिलाया। प्रीति चलकर आए और देखा कि उसने पहले ही बहुत सारे पेय पदार्थ ऑर्डर कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उस रात नशे में धुत होने के लिए दृढ़ थी। लाचारी से प्रीति ने सिर हिलाया और उससे पूछा, क्या तुमने खाना खाया है? आरुष की आंखें लाल थीं। बार में कौन आता है और पूछता है कि क्या खाना खाया है? हर कोई पीने आता है। मेरे साथ कुछ पी लो। प्रीति उसके बगल में बैठ गई, उसके गिलास को नीचे रोका और फिर से पूछा, क्या तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया? हाँ। क्या हम बार में बाहर से खाना ऑर्डर कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश नहीं की है और मैं कुछ खाना नहीं चाहती, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें कुछ खाना होगा। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। अगर तुम अचानक अपने पेट को शराब से भर लोगी तो तुम्हारा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। आरुष उस पर झुक गई। मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि मेरे आंसू कल रात ही खत्म हो गए और अब मैं रो नहीं सकती। हम थोड़ी देर पीने के बाद तुम रो पाओगी। रोना तुम्हें बेहतर महसूस कराएगा। प्रीति को इसका काफी अनुभव था। प्रीति ने बार के एक वेटर को हाथ हिलाया। वेटर के आने के बाद उसने पूछा कि क्या वे बाहर से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। नकारात्मक जवाब मिलने के बाद उसे बार का अपना खाना ऑर्डर करना पड़ा। ये पिछली बार की तरह ही था, फ्राइज, पॉपकॉर्न, विभिन्न प्रकार के मेवे।
हालांकि इस बार उनके पास एक नई चीज थी, बीफ जर्की, सूखा मांस। हालांकि यह बहुत महंगा था, प्रीति ने फिर भी इसे ऑर्डर कर दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे आरुष को कुछ खिलाना था। शुक्र है, एक बार जब खाना आया तो उसका स्वाद बुरा नहीं था, खासकर बीफ जर्की जो मसालेदार था। भूख न होते हुए भी आरुष ने कई टुकड़े खाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बार में अधिक से अधिक लोग आने लगे। प्रीति और आरुष एक बूथ में अकेली बैठी दो लड़कियों से लगातार लोग उनके व्हाट्सएप नंबर पूछने आ रहे थे। कुछ ने उनके मना करने की परवाह भी नहीं की और सीधे उनके बूथ पर बैठ गए। शुक्र है, बार की सुरक्षा टीम बहुत चौकस थी और तुरंत इन लोगों को बाहर जाने के लिए कहती थी। हालांकि जैसे ही एक जाता, दो और आ जाते। प्रीति तेजी से परेशान हो रही थी। जब उसने शिखर को अंदर आते देखा तो यह एक तारनहार को देखने जैसा था। उसने शिखर को हाथ हिलाया और उसने अपनी सीट छोड़कर उनसे जुड़ने का फैसला किया। अपने चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान के साथ उसने कहा, डॉक्टर प्रीति, तुम और आरुष फिर से यहाँ हो, है ना? प्रीति ने सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है कि शिखर यहाँ है। तुम आज रात हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? बार में एक नियमित ग्राहक होने के नाते शिखर प्रीति के निमंत्रण को समझ गया। पिछली बार जब वे यहाँ थे तो उनके साथ एक युवक था जिसने भेड़ियों को कुछ हद तक दूर रखा था। इस बार सिर्फ दो युवा और सुंदर लड़कियों के साथ भेड़िए निश्चित रूप से उन्हें परेशान करने के लिए लाइन में लगे होंगे। उसने जवाब में हंसते हुए कहा, मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है कि डॉक्टर प्रीति ने मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन तुम्हें मुझे मिस्टर शिखर कहने की जरूरत नहीं है। बस शिखर ही ठीक है। मेरे दोस्त मुझे यही कहते हैं, है ना आरुष? आरुष ने जैसे ही उसे अंदर आते देखा था, वह अपने दिल के दर्द को भूलकर सतर्क हो गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि वह अनजाने में ये बता दे कि शिखर वह शिखर नहीं था जिसे प्रीति समझ रही थी। अगर प्रीति को पता चला कि उसने और आकाश ने उसे धोखा दिया है तो वह निश्चित रूप से बहुत गुस्सा होगी। उनकी दोस्ती शायद तब खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसे ही शिखर ने उसका नाम पुकारा, वह बोल पड़ी, आह, सही सही सही, हम उसे यही कहते हैं। यिन प्रीति, तुम भी उसे शिखर कह सकती हो। ये देखकर कि आरुष का मूड सुधरा और वह अपनी उदास स्थिति से बाहर निकली, प्रीति चुपचाप हैरान थी। जब भी शिखर पास होता था तो आरुष अलग तरह से क्यों व्यवहार करती थी? उत्साहित? ऐसा नहीं लगता। घबराई हुई? जाहिरा तौर पर थोड़ा सा। लेकिन सवाल यह था कि शिखर को देखकर आरुष क्यों घबराएगी? ये स्पष्ट नहीं था कि वह शिखर को पसंद करती थी। वह तो अभी चेतन से उबर भी नहीं पाई थी। प्रीति यह समझ नहीं पाई, लेकिन इसने उसे खुश होने से नहीं रोका। जब तक आरुष अपना ध्यान भटका सकती थी और बेहतर मूड में हो सकती थी, ये सब सबसे अच्छा था। उसने एक ईमानदार आवाज में सहमति दी और कहा, शिखर, तुम मुझे बस प्रीति या यिन प्रीति कह सकते हो। शिखर ने सिर हिलाया, यिन। आरुष उसे ऐसा कहते सुनकर खुद को अजीब महसूस करने से नहीं रोक पाई। उसे हंसी आ रही थी। उसने सोचा कि जब उसके दूसरे भाई शिखर को प्रीति को ऐसा कहते सुनेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक थी। उसके दूसरे भाई ने उसे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था, है ना? क्या वह ईर्ष्या करेंगे? अपनी जिज्ञासा और उत्तेजना को रोक नहीं पाए, उसने लापरवाही से पूछा, शिखर, मेरे दूसरे भाई कहाँ हैं? क्या वह तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आए? शिखर जानता था कि आकाश वास्तव में पूर्वी साम्राज्य मनोरंजन शहर में फैली गड़बड़ी से निपट रहा था। वह जानता था कि याओ परिवार आकाश परिवार के नाम पर अवैध धंधे चला रहा था और उन्होंने जो राशि गबन की थी वह चौंकाने वाली थी। आकाश अपने चचेरे भाई को गिरफ्तार करने के लिए तैयार था, लेकिन श्रीमती वर्मा परेशान थी। उसके चाचा और चाची भी अपने बेटे की रिहाई के लिए विनती करने के लिए शक्ति कॉप के पास दौड़ आए थे। शिखर ने आकाश की अनुमति के बिना कुछ भी खुलासा नहीं किया, भले ही पूछने वाला आकाश का चचेरा भाई था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे भाई इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, वह लगभग हर दिन ओवरटाइम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही यहाँ होना चाहिए। मैं उन्हें जल्दी आने के लिए कहूँगा। आरुष प्रीति की ओर मुड़ी, क्या मेरे दूसरे भाई आ सकते हैं? प्रीति जानती थी कि आरुष ये सुनिश्चित करने के लिए पूछ रही थी कि वह सहज महसूस करे। वह वास्तव में आकाश को देखने के लिए उत्सुक नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि आरुष शायद उससे चेतन के बारे में पूछना चाहती थी। इसलिए उसने सिर हिलाया और हार मानने के अंदाज में कहा, ऐसा नहीं है कि बार मेरा है, मैं उन्हें आने से नहीं रोक सकती। शिखर पहले से ही आकाश को मैसेज कर रहा था। हालांकि उसने आकाश को जल्दी आने के लिए कहने का उल्लेख किया, सच्चाई ये थी कि उन्होंने शाम के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। हालांकि जैसे ही उसने उल्लेख किया कि प्रीति बार में थी, आकाश ने तुरंत वापस मैसेज किया, मैं रास्ते में हूँ। शिखर हंसने लगा। यह आसान नहीं है। वास्तव में एक महिला है जो आकाश का दिल जीत सकती है। उसने सोचा था कि आकाश अपने जीवन काल में किसी भी महिला पर कभी ध्यान नहीं देगा। उसे हंसते देखकर आरुष ने जल्दी से पूछा, क्या बात है? क्या मेरे दूसरे भाई आ गए हैं? शिखर ने सिर हिलाया, वह रास्ते में हैं। आरुष चाहती थी कि वह उसे हाई फाइव दे सके और अच्छा काम करने के लिए उसकी तारीफ कर सके। दुर्भाग्य से वह और शिखर अभी इतने करीब नहीं थे, इसलिए वह केवल अपने हाथों को आपस में रगड़ सकी, खुद को हाई फाइव दिया और फिर अपने पे का एक बड़ा घूंट लिया। बर्फीला और मसालेदार कॉकटेल उसके गले से नीचे उतर गया, जिससे वह अचानक कांप उठी। ऐसा लगा जैसे दिन भर की सारी उदासी और निराशा गायब हो गई हो। जैसे ही शराब का असर उसके दिमाग पर छा गया, वह संगीत पर झूमने लगी, जोर से प्रीति से कह रही थी, बार वास्तव में एक शानदार जगह है। यह उन लोगों के लिए वास्तव में उपयुक्त है जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ ठीक हो गई हूँ। प्रीति ने उसके मुंह में बीफ जर्की का एक टुकड़ा और एक खुशी का मेवा ठूंस दिया। जिस गति से तुम अपने ब्रेकअप से उबरती हो वह काफी आश्चर्यजनक है। शिखर ने भी एक पे ऑर्डर किया और लापरवाही से पूछा, आरुष, ब्रेकअप? हाँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाऊं? एक नहीं जाएगा जब तक दूसरा नहीं आता। ब्रेकअप के साए से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका एक नया प्रेमी ढूंढना है। आरुष ने उसकी ओर सिर घुमाया।
वाह, तुम्हें काफी अनुभव है। क्या तुमने अपने ब्रेकअप से ऐसे ही निपटा था? शिखर ने हंसते हुए कहा, वास्तव में नहीं, बस मेरी बहन ने इस तरीके का इस्तेमाल किया और यह काफी प्रभावी लगता है। क्या तुम इसे आजमाना चाहती हो? तुम्हारी बहन, वह यहाँ क्यों नहीं है? उसे कुछ पे के लिए बुलाओ। वह सागर द्वीप पर है, उसे अगले महीने यहाँ आना चाहिए। मैं तब तुम लोगों को उससे मिलवाऊंगा। अच्छा लगता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ सुंदर लड़कों से मिलवाऊं? क्या वे तुमसे ज्यादा सुंदर हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? मैं पहले ही शीर्ष पर हूं, है ना? तुम्हारे दूसरे भाई को छोड़कर और कौन मुझसे ज्यादा सुंदर हो सकता है? आरुष ने उस पर आंखें घुमाई। कितने आत्ममुग्ध हो। मैं सिर्फ यथार्थवादी हो रहा हूं, यह मुझे आत्ममुग्ध कैसे बनाता है? यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मुझसे ज्यादा सुंदर हो। आरुष ने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि चेतन उससे ज्यादा सुंदर था, लेकिन फिर उसने अपने शब्दों को निगल लिया। इस बात को अलग रखते हुए कि चेतन और शिखर की अलग अलग शैलियां थीं और इस प्रकार उनकी तुलना करना मुश्किल था, चेतन ने जो कुछ भी किया था वह पहले से ही उसे उसका नाम लेने के लिए भी अनिच्छुक बना रहा था। उसका मूड अचानक फिर से गिरते देखकर शिखर ने अनुमान लगाया कि यह शायद उस सुंदर लड़के से संबंधित था जिससे वह पहले मिला था। सुंदर लड़का वास्तव में ठीक लग रहा था, लेकिन जब दूसरे दिन बिल चुकाने का समय आया तो उसने भुगतान करने के लिए उत्सुक होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में भुगतान करने का इरादा किए बिना अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में रखा। शिखर का उस समय उसके बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था, इसलिए उसने आरुष को बताने का इरादा किए बिना बस बिल चुका दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आरुष इतनी जल्दी सुंदर लड़के से टूट गई। कोई नहीं मिला। हाँ, शिखर ने जानबूझकर आरुष को खुश करने की कोशिश की और उसका लहजा और भी आत्ममुग्ध हो गया। मुझे देवपुर में शीर्ष 10 में सबसे सुंदर आदमी वोट दिया गया है, मैं आधिकारिक तौर पर सूची में हूँ। आरुष थोड़ी अवाक थी। ठीक है, हम जानते हैं कि तुम सुंदर हो और तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इसलिए मुझे उनसे मिलवाने की जहमत मत उठाओ, उन्हें अपने पास रखो। ठीक है, वे मेरे जितने सुंदर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे बुरे नहीं हैं। क्या तुम निश्चित हो कि तुम उन्हें नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती। कितनी दया की बात है। अगर मैं मैच मेकर बनना चाहता हूँ तो मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। प्रीति किनारे पर उनकी बेकार की बातों को सुन रही थी, खुशी के मेवे खा रही थी और बार में विभिन्न पुरुषों और महिलाओं को देख रही थी। फिर उसने अनजाने में जितेंद्र को देखा। जितेंद्र ने भी उसे देखा, लेकिन वह जल्दी से अपना सिर घुमा लिया, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह उससे निपटना नहीं चाहता था और उसे जानने का नाटक कर रहा था। प्रीति ने माथे पर बल डाला, उसके दिल में एक बड़ा संदेह उठ रहा था। जितेंद्र का उसके प्रति रवैया अचानक क्यों बदल गया? और इतना बड़ा बदलाव, क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी? जब वह सुबह गुप्ता परिवार के घर पर थी तो वह बहुत चौकस था और लगातार उससे बात कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर बीती उसका रवैया नाटकीय रूप से बदल गया। जितेंद्र को बदला लेने के लिए उसका सबसे अच्छा सफलता बिंदु कहा जा सकता था, वह उनके करीबी रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा प्रीति को महसूस हुआ कि जितेंद्र कुछ जानता होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए उसने शराब का एक गिलास उठाया, आरुष से अनुमति ली और जितेंद्र की ओर चल पड़ी। जितेंद्र हमेशा प्रीति को असहज रूप से देख रहा था। जैसे ही वह पास आए उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह बाथरूम जाने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि प्रीति ने उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। उसने पूछा, युवा मालिक जितेंद्र, क्या मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए कुछ गलत किया है? तुम मुझे देखते ही क्यों बचते हो? ये सोचते हुए कि वह शायद उसी पिता से उसकी सौतेली बहन हो सकती है, जितेंद्र को बेहद असहज महसूस हुआ। उसने नाराजगी से जवाब दिया, तुम मुझे अब बहुत परेशान करती हो। तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। प्रीति को गुस्सा नहीं आया, उसने शांति से पूछा, युवा मालिक जितेंद्र, मुझे अचानक परेशान क्यों लगते हैं? अगर तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या गलत किया है तो मैं उसे सुधार सकती हूँ। क्या ये सही नहीं है? जितेंद्र बोल पड़ा, सुधारने के लिए क्या है? तुम इसे कैसे सुधार सकती हो? प्रीति ने उसे इत्मीनान से देखा, क्यों नहीं, मुझे बताओ। जितेंद्र ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। उसने उदास चेहरे के साथ प्रीति को घूर कर देखा और लंबे समय तक रुकने के बाद उसने आखिरकार कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम मेरी नजरों से गायब हो जाओ तो बेहतर होगा। उसने अपनी बात पूरी की और दूर जाने वाला था। प्रीति उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? उसने उससे अभी तक कुछ नहीं पूछा था। उसने जल्दी से जितेंद्र की कलाई पकड़ ली, लेकिन जितेंद्र ने अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। तुम क्या कर रही हो? मुझे मत छुओ। प्रीति ने उसकी असामान्य प्रतिक्रिया देखी और भी हैरान हो गई। जितेंद्र अचानक उससे इतना प्रतिरोधी क्यों था? इसका कोई मतलब नहीं था। वह सुबह उसके करीब चिपका हुआ था। वह निश्चित थी कि जितेंद्र महिलाओं के स्पर्श को अस्वीकार नहीं करता था, अन्यथा उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड नहीं होती। वह विशेष रूप से उसे अस्वीकार कर रहा था। प्रीति ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसके अहंकार के खिलाफ खेलते हुए, युवा मालिक जितेंद्र, क्या तुम मुझसे डरते हो? जैसा कि प्रीति को उम्मीद थी, जितेंद्र ने चारा लिया, बकवास। मैं किसी से नहीं डरता। मैं शायद ही तुमसे डर सकता हूँ। तो तुम मुझे प्लेग की तरह क्यों टाल रहे हो? तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैं तुम्हारे रवैये में अचानक आए बदलाव से काफी परेशान हूँ। तुम मेरी परवाह मत करो। जितेंद्र के पास बहुत सारी गंदी भाषा थी जो वह कहना चाहता था, लेकिन प्रीति के चेहरे को देखकर जो किसी को भी मोहित करने के लिए पर्याप्त सुंदर था, वह शब्दों को बाहर नहीं निकाल सका। वह परेशान था, इतना परेशान कि वह दीवार से टकराना चाहता था। वह कुछ नहीं जानती थी उसे परेशान होने के लिए क्या था। प्रीति, मान लेते हैं कि हम पहले कभी नहीं मिले। भविष्य में मुझसे दूर रहो, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? मैं इन कुछ दिनों से युवा मालिक जितेंद्र के साथ रही हूँ और सोचती हूँ कि तुम काफी अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ और बातचीत की उम्मीद करती हूँ। तुम अब पीछे क्यों हट रहे हो?
तुम्हारे साथ कौन बातचीत करना चाहता है? जितेंद्र दोनों की पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील था। जब उसने बातचीत शब्द सुना तो उसने तुरंत इसका मतलब कुछ और ले लिया। वह अंदर ही अंदर अपने पिता को कोसते हुए आग बबूला हो रहा था। उसने टूटे हुए दिल से कहा, बकवास करना बंद करो। मैं किसी के साथ भी बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। क्या बुरा सपना है? जिस लहजे में उसने वे शब्द कहे थे वह बिल्कुल उस बदमाश गुलाब जैसा था। उसकी हालत देखकर प्रीति जानती थी कि वह ढहने के कगार पर था। अगर उसने थोड़ा और जोर दिया तो उसे सच बताने के लिए उकसाने में सक्षम होना चाहिए। उसने एक पल के लिए सोचा और सीधे जितेंद्र को गले लगा लिया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसने अपने कंधे के ऊपर देखा और आकाश को थोड़ी दूरी पर खड़ा देखा, उन्हें देख रहा था। उसकी निगाहें काली थीं, उसका चेहरा ठंडा था जैसे वह किसी को चाकू मारना चाहता था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह वहां कितनी देर से था। हालांकि प्रीति के पास अभी उसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसने जितेंद्र के शरीर को अपनी बाहों में अकड़ते हुए महसूस किया, लगभग जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने जितेंद्र को उकसाना जारी रखा, युवा मालिक जितेंद्र, क्या मैं तुम्हें गले लगाती हूं तो तुम सांस नहीं ले सकते? तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसकी आवाज सुनकर जितेंद्र आखिरकार अपने सुन्न हो चुके राज्य से बाहर निकला। उसका सुंदर चेहरा सुर्ख लाल हो गया। वह गुस्से में था। उसने तेजी से प्रीति को दूर धकेल दिया, उसकी ओर देखा भी नहीं और अपनी जान बचाकर भागने वाले की तरह बाथरूम में भाग गया। उसकी पीछे हत्ती हुई आकृति को देखकर प्रीति गहरे विचार में पड़ गई। जितेंद्र अचानक उससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे पता चला कि उसकी मां को उसके पिता ने मार डाला था और उसे उसके लिए बुरा लग रहा था? लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दोषीपन नहीं दिख रहा था, बल्कि द्वेष में दांत पीस रहा था। उसे किस बात का द्वेष है? यह उसके पिताजी थे जिन्होंने उसकी मां को मार डाला था, न कि इसके विपरीत। उसके माता पिता अभी भी जिंदा और ठीक हैं। जितेंद्र बाथरूम में घुस गया और उस लंबे बाल को घूर कर देखा जिसे उसने प्रीति के सिर से खींचा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार था जब वह भगवान से भीख मांगना चाहता था। उसने विनती की कि वह और प्रीति भाई बहन न हो, कि उनके बीच कोई खून का रिश्ता न हो। उसने सावधानी से बाल को एक टिश्यू में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, तभी उसके चेहरे की गर्मी कम हुई। उसने दर्पण में खुद को देखा। उसके दांत लगभग पीसकर धूल बन गए थे। पहली बार उसने अपने पिता के बेतहाशा व्यभिचार पर नाराजगी जताई। ये सब उसके पिताजी की वजह से था कि उसे प्रीति के एक साधारण आलिंगन से दूर भागना पड़ा। काफी देर बाद जब उसके दोस्त ने यह पूछने के लिए फोन किया कि वह कहाँ था, तभी वह आखिरकार बाथरूम से बाहर निकला। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकला, प्रीति की सुहानी आवाज ने फिर से पुकारा, जितेंद्र, तो तुम आखिरकार बाहर आ गए। अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आते तो मैं अंदर आकर तुम्हें ढूंढने वाली थी। जितेंद्र को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह बाथरूम के बाहर उसका इंतजार कर रही होगी। वह अनसुना करने और दूर चले जाने का नाटक करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उसे रोक दिया। वह उसके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। क्यों भाग रहे हो? चलो साथ में एक पे लेते हैं। जितेंद्र उसकी मुस्कान से कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गया। बार की चकाचौंध भरी रोशनी में वह पानी से निकले कमल की तरह भव्य लग रही थी, जिससे किसी के दिल की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था और उसके कपड़े साधारण थे, जिसने उसे बार की अन्य सेक्सी और आकर्षक लड़कियों से अलग दिखाया। उसकी दिल की धड़कन तेजी से अनियमित हो रही थी, लेकिन जितनी ज्यादा तीव्र थी, उसे उतना ही खुद को रोकना पड़ा। वह जितना ज्यादा खुद को रोकता था, उसका दिल उतना ही ज्यादा दुखता था। उसकी आंखें दर्द में लाल हो गईं। परिणाम आने से पहले तुम मुझसे दूर रहो तो सबसे अच्छा है। तुम बहुत परेशान करने वाली हो। प्रीति मन ही मन कड़वाहट से हंस दी। कौन सा नतीजा? उसने तुरंत पूछा। उसे लगा कि उसने मुख्य बात छू ली है। वह जो तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। अगर वह वैसा ही निकला जैसा मुझे उम्मीद है तो तुम खत्म। आज रात तुमने मुझे भड़काने की हिम्मत कैसे की? अब देखो क्या होता है। इतना कहकर गुल ने प्रीति के माथे को अपनी उंगली से छेड़ा और उसे दूर धकेल दिया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे प्रीति में कोई वायरस हो, उसे सिर्फ एक उंगली से छुआ, जैसे संक्रमण से बचना चाहता हो। प्रीति ने गुल के रवैये पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसे इस बात की परवाह थी कि उसने उसे अपनी उंगली से छेड़ा। उसने भौहें सिकोड़ी। एक पल के लिए भी उसके विचार स्पष्ट नहीं हुए। वह यह अंदाजा नहीं लगा पाई कि गुल का नतीजा क्या था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह किस तरह के नतीजे की उम्मीद कर रहा था। गुल को इतना उकसाने के बावजूद उसने स्टबनली ये बताने से मना कर दिया कि वह क्या था। ये निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण होगा, शायद उसकी मां से संबंधित। अगर वह गुल से यह बात यहाँ नहीं निकलवा पाई तो उसने फैसला किया कि वह कल प्रमोद से पूछताछ करेगी। मन बनाकर प्रीति वापस बूथ पर आई और फिर से आरुष के बगल में बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, उसने महसूस किया कि एक जमा देने वाली तीखी निगाह उस पर पड़ी है। उसने ऊपर देखा और वह आकाश था जो जयंत की तरफ बैठा था। प्रीति जानती थी कि आकाश ने गुल के साथ उसके रिश्ते को गलत समझ लिया था। वह दूर मुड़ गई, आकाश को उस पर ठंडी नजरें गड़ाए रखने दिया। उसका कोई इरादा नहीं था समझाने का। अगर इससे आकाश उससे दूर रहता है तो यह शायद बुरी बात नहीं होगी। बगल में बैठी आरुष अपने दूसरे भाई की ठंडी नजरों को मुश्किल से सह पाई। उसने चुपचाप प्रीति को कोहनी मारी, तुम गुल के साथ ड्रिंक पीने क्यों गई थी? दूसरा भाई गुस्से में सच में डरावना लगता है। उसने इतनी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। बार का संगीत उसकी आवाज को दबा रहा था और प्रीति को केवल कुछ बिखरे हुए शब्द ही सुनाई दिए। लेकिन वह अंदाजा लगा सकती थी कि आरुष क्या कह रही थी। वह आरुष के कान के पास झुकी। मैं तुम्हें बाद में वजह बताऊंगी। अभी यह एक राज है।
आरुष बहुत असंतुष्ट हुई। राज क्यों रखना है? तुम हमेशा मुझसे राज क्यों रखती हो? क्या हम अभी भी दोस्त हैं? प्रीति ने प्यार से उसकी बांह पकड़ ली। बेशक हम दोस्त हैं। नहीं तो मैं बिना खाए तुम्हारे साथ क्यों दौड़कर आती? ये देखकर कि प्रीति बोलने को तैयार नहीं थी, आरुष ने और जोर नहीं डाला। वह हंसी। मैं बहुत आभारी हूं कि तुम मेरा साथ देने आई। मुझे सच में नहीं पता था कि आज क्या करना है। जब प्रीति गुल से मिल रही थी तब आरुष जयंत के साथ ड्रिंकिंग गेम्स खेल रही थी। वह अब थोड़ी नशे में थी और बेहतर महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसे गाने का भी मन कर रहा था। लेकिन जब उसने दबंग और उदास आकाश की ओर मुड़कर देखा तो वह कांप गई, थोड़ी होश में आई और मंच पर गाने का विचार त्याग दिया। उसे याद आया कि जब वे छोटे थे तब उसके दूसरे भाई ने उसके गाने की आलोचना कैसे की थी। उसने कहा था कि अगर उसने फिर कभी उसके सामने गाने की हिम्मत की तो वह उसे गूंगा बना देगा। आरुष ने दुखी होकर मुंह फुलाया। क्या उसका गाना सच में इतना बुरा था? उसे लगा कि यह ठीक है और बड़े भाई ने तो उसकी तारीफ भी की थी, उसे रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। आह, उसका बड़ा भाई सबसे अच्छा था। काश वह वापस आ जाता। इस समय आकाश का चेहरा अविश्वसनीय रूप से काला था। प्रीति को आरुष के साथ हंसते और बातें करते हुए देखकर जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसे लगा जैसे उसकी छाती जल रही हो। अगर जयंत का आमंत्रण न होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि प्रीति और गुल इतने करीब आ गए थे। जब पीने का सत्र समाप्त हुआ तब भी उसका चेहरा साफ नहीं हुआ था। वे चारों बार से एक साथ निकले। नामित ड्राइवरों का इंतजार करते हुए प्रीति ने आरुष को अलविदा कहा, फिर जयंत की ओर मुड़ी। जयंत, आज फिर से पार्टी देने के लिए धन्यवाद। आज फिर से जयंत ने बिल चुकाया था। जब प्रीति भुगतान करने गई तो वेटर ने कहा कि जयंत पहले ही निपटा चुका था। उसे पता भी नहीं चला कि वह भुगतान करने कब गया था। जयंत ने आज रात बहुत पी थी लेकिन वह अभी भी होश में था। उसका चेहरा अपरिवर्तित था, नशे का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वह हंसा और कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे नहीं हैं। प्रीति, तुम बहुत औपचारिक हो। आकाश मूल रूप से प्रीति को कोल्डली घूर रहा था। जैसे ही उसने जयंत को प्रीति कहते सुना, उसने तुरंत अपनी बर्फीली निगाह जयंत की ओर मोड़ दी। वह और प्रीति इतने करीब कब हो गए? एक उसे जयंत कह रहा है, दूसरा प्रीति। कितना झूठा मीठा। जयंत ने आकाश की निगाह महसूस की और तेजी से एक कदम पीछे हट गया। आरुष के साथ बातचीत शुरू कर दी। हालांकि आरुष थोड़ी नशे में थी, वह पूरी तरह से नशे में नहीं थी। अपने दूसरे भाई का असामान्य रूप से गहरा माथे पर शिकन देखकर उसने उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने अपने गपशप वाले स्वभाव को जाहिर करने की हिम्मत की। वह जल्दी से जयंत के साथ कार में चढ़ गई। कार में बैठने के बाद ही उसे एहसास हुआ ये जयंत की थी। वह तुरंत बाहर भागी, अपनी कार की ओर दौड़ी। शुक्र है प्रतिस्थापन ड्राइवर जल्दी आ गया। आरुष ने प्रीति को हाथ हिलाया और चली गई। जयंत भी समझदारी से आरुष की कार में बैठकर चला गया। हालांकि प्रीति आसानी से नहीं जा पाई। बिना किसी कारण के आकाश ने उसके नामित ड्राइवर को फिर से भगा दिया था। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्रीति ने आज रात केवल एक गिलास ड्रिंक ली थी, इसलिए वह बहुत होश में थी। आकाश के बर्फीले रवैये को देखकर उसने सीधे मना कर दिया, तुम्हारी सवारी की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक ड्राइवर को भगाओगे तो मैं बस दूसरा बुला लूंगी। हालांकि आकाश आगे बढ़ा, उसकी कलाई पकड़ी और बिना किसी और बात के उसे अपनी कार की यात्री सीट की तरफ खींच लिया, दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। प्रीति नाराज थी। आकाश, मैंने कहा था कि तुम्हारी सवारी की जरूरत नहीं है। दूर हटो, चुप रहो। आकाश ने उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद ठंडे ढंग से अंदर झुका। अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो आज रात मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ सोऊंगा। प्रीति को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह वापस उसी समय में आ गया था जब उसने पहली बार तलाक का प्रस्ताव रखा था। उदासीन, क्रूर, उसके साथ कुछ भी करने में सक्षम। उसने आकाश को गार्डली देखा। क्या तुम बीमार हो? साफ तौर पर अनिच्छुक, फिर भी मुझे सवारी देने पर जोर दे रहे हो। मेरे पास एक नामित ड्राइवर है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई नहीं है। तुम मेरे ड्राइवर को भगाने पर जोर देते हो, फिर मुझे एक लंबा चेहरा दिखाते हो, मुझे डराते हो। किस आधार पर? मैं तुम्हारी किसी चीज की ऋणी नहीं हूं। अच्छा प्रीति, तुमने मुझे पहले उकसाना शुरू किया, आकाश ने कठोर स्वर में कहा। खत्म करने के बाद वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, कार के दरवाजे बंद कर दिए और तेजी से निकल गया। कुछ देर बाद प्रीति को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह आकाश के घर का रास्ता था, उसके घर का नहीं। उसने उसकी ओर मुड़कर देखा। आकाश, मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही हूँ। कार रोको, आकाश ने अनसुना कर दिया और तेजी से गाड़ी चलाई। 10 मिनट बाद वे पहले ही उसके विला पहुंच चुके थे। कार पार्क करने के बाद वह यात्री सीट की तरफ चला, दरवाजा खोला और ठंडे ढंग से कहा, बाहर निकलो। प्रीति ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन आकाश ने उसे खुला रखा। प्रीति ने अपना हाथ वापस ले लिया, स्थिर बैठी रही आकाश के साथ गतिरोध में, जो बहुत देर जैसा लगा। उसके बाद आकाश ने आखिरकार बात की, तुम्हारे और गुल के बीच क्या चल रहा है? प्रीति ने नॉनशलेंटली उसकी ओर देखा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे जवाब दो, क्या चल रहा है? बिल्कुल वही जो तुमने देखा। तुम गुल को पसंद करती हो। हाँ, मैं करती हूँ। तो क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती? नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अति कर रहे हो? अध्यक्ष आकाश, मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय नहीं है। तुम बस एक पूर्व पति हो जिसका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी अनुमति के बिना एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हूँ। आकाश के माथे पर एक नस उभर आई। उसने प्रीति को कार से बाहर निकाला और फिर जोर से उसे कार के दरवाजे से धकेल दिया। प्रीति की पीठ पर टक्कर से दर्द हुआ। उसने गुस्से और एप्रहेंशन में उसे घूर कर देखा। आकाश, तुम्हें क्या हो गया है? स्याही जैसे काले रात के आसमान में बिखरी हुई ठंडी बारिश से रंगा हुआ आकाश के छोटे बाल पहले ही गीले हो चुके थे और बारिश की बूंदें उसकी ठुड्डी से टपक रही थीं।
वह इससे बेखबर लग रहा था। उसने प्रीति को कार से चिपकाए रखा, उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए। मैं तुम्हें किसी भी गॉडैम बॉयफ्रेंड को ढूंढने की अनुमति नहीं दूंगा। फिर से गुल को गले लगाने की हिम्मत की तो मैं उसे मार दूंगा। प्रीति ने अपनी कलाई में दर्द सहन किया, सिर उठाया और उपहास किया। अच्छा, उसे मारने की हिम्मत करो और मैं आस्था के साथ भी यही करूंगी। हम देखेंगे कि पहले कौन हार मानता है। क्या तुम मुझ पर बदला लेने के लिए गुल के करीब आ रही हो? खुद को इतना महत्व मत दो, अध्यक्ष आकाश। मैं तुम पर बदला लेने के लिए इसमें अपना समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। क्या तुम इस धारणा में हो कि तुम इतने ऊंचे दाम के लायक हो? मुझे बस गुल पसंद है, जवान, हैंडसम, सज्जन और धनी। कौन सी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी? प्रीति के चेहरे पर उपहास का एक संकेत था। साथ ही, तुम आस्था की रक्षा क्यों करते हो लेकिन मुझे गुल की रक्षा करने की अनुमति नहीं देते? किस अधिकार से? तुम्हारी आस्था की जिंदगी ज्यादा कीमती है, दूसरों की बेकार है। तुमने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि युवा मालिक गुल की जान ऐसे ही ले लोगे। आस्था का क्या? मैं उसे भी मरवा सकती हूँ। तुम उस पर नजर रखना। इतना कहकर उसने अपनी कलाई की दर्दनाक पकड़ से खुद को छुड़ाया। आकाश को जोर से दूर धकेला। मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। आकाश ठंडी बारिश के पानी में लगभग भीग चुका था जो उसकी त्वचा में घुस रहा था, उसकी ठंडक की भावना को बढ़ा रहा था। तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि मैं आस्था की रक्षा क्यों करता हूँ, फिर भी तुम जानबूझकर मेरे और उसके रिश्ते को गलत तरीके से पेश कर रही हो। प्रीति एक कदम आगे बढ़ी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वजह मायने नहीं रखती, नतीजे मायने रखते हैं। आकाश, आस्था को चुनने के बाद तुम्हें मेरे फैसलों पर कोई अधिकार नहीं है। गुल को मत छूना, नहीं तो मैं आस्था को मरने के लिए तरसा दूंगी। इन धमकी भरे शब्दों को पीछे छोड़कर प्रीति अपनी कार में बैठी और चली गई। आकाश बारिश में लंबे समय तक बिना हिले खड़ा रहा। उसके दिल से दर्द की लहरें उठती महसूस हो रही थी। हर सांस एक नया दर्द ला रही थी। उसे लगा जैसे उसके विचार थम गए हैं। उसके दिमाग में केवल उसके शब्द गूंज रहे थे, गुल को मत छूना। तो ऐसा महसूस होता है जब वह किसी और आदमी की रक्षा कर रही होती है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। सच में एक बार उसने आस्था की रक्षा के लिए दांतों से लड़कर प्रीति को छोड़ दिया था। अब किसी और आदमी की रक्षा करने की बारी प्रीति की थी। बॉडीगार्ड उसके पास छाता लेकर आया। युग अध्यक्ष, आपको घर जाना चाहिए। आपके कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं, आपको ठंड लग सकती है। आकाश ने फटी आवाज में कहा। युग, क्या मैं इसके लायक हूं? युग जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि उसने सोचा कि उसका बॉस वास्तव में दोषी था, उसने इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उसने प्रीति के चेहरे पर निराशा को स्पष्ट रूप से देखा था जब अंधेरे में छिपकर उसने अपने बॉस का पीछा करके प्रीति और आस्था को बचाया था। जिस पल बॉस ने आस्था को चुना था, वह जानता था कि ये दिन आएगा। भले ही बॉस ने आस्था को प्यार के कारण नहीं चुना, प्रीति सही थी। कारण मायने नहीं रखते, नतीजे मायने रखते हैं। युग अध्यक्ष, अगर कुमारी प्रीति किसी और पर मोहित हो गई हैं, तो आपको बस जाने देना चाहिए। आप दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी गहरी हैं कि उन्हें आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। आपको खुद को यातना नहीं देनी चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर आकाश अचानक स्कॉर्नफुली हंसा। मुझे हार मान लेनी चाहिए और उसे दूसरे आदमी के साथ आशीर्वाद देना चाहिए। सपने देखना बंद करो, ये सिर्फ गुप्ता परिवार है। मैं उनसे निपट सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि वह गुल को तब भी पसंद करेगी जब वह कंगाल हो जाएगा। युग केवल जवाब में आह भर सकता था। बॉस के लिए कितना दुख है। प्रीति ही क्यों होनी चाहिए? क्या सुंदर महिलाओं की कमी है? हालांकि प्रीति निश्चित रूप से भीड़ से अलग दिखती है, बॉस ने कभी सुंदरता की ज्यादा परवाह नहीं की। अच्छे दिखने वाली लड़की काफी होती। उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका दिखने में बर्फ जैसा ठंडा बॉस वास्तव में गहरा स्नेह रखने वाला और वफादार था। प्रीति ने ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चलाई थी इससे पहले कि उसने एक प्रतिस्थापन ड्राइवर को बुलाया। रात का समय था और बारिश हो रही थी, जिससे प्रतिस्थापन ड्राइवर ज्यादा महंगे और कम मिल रहे थे। उसे एक के आने से पहले काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जब तक वह घर लौटी तब तक सुबह के 2 बज चुके थे। उसने स्नान किया, अपने बाल सुखाए और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। गुल उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था और उसने उसे पसंद भी नहीं किया, लेकिन आज रात उससे मिली जानकारी महत्वपूर्ण थी, भले ही वह अस्पष्ट थी। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। कुछ मिनट बाद प्रीति ने भारत समूह के आंतरिक सिस्टम में सेंध लगाए और अगले दिन के लिए प्रमोद का यात्रा कार्यक्रम खोज निकाला। उनकी कॉर्पोरेशन के तहत एक हाई एंड मार्केट खुलने वाला था और प्रमोद कल के रिबन कटिंग समारोह में भाग लेने और मार्केट का निरीक्षण करने वाले थे। यह एक आकस्मिक मुलाकात आयोजित करने के लिए एकदम सही जगह होगी। उसने उम्मीद की कि कल सब कुछ सुचारू रूप से हो। एक गहरी सांस लेते हुए प्रीति ने अपना कंप्यूटर बंद किया और सोने चली गई। गुप्ता परिवार के विला में प्रमोद को प्यास लगी थी और वह पीने के लिए नीचे गए। घर में सब सो चुके थे और लिविंग रूम रात की बत्ती से मंद रोशनी में था। उसने अभी अभी अपने लिए एक गिलास पानी डाला था जब वह सोफे पर किसी को गतिहीन बैठे देखकर चौंक गया। वह इतना डर गया कि उसका गिलास लगभग गिर गया। उसने लाइट जलाई और एक बार जब उसने पहचान लिया कि यह उसका बेटा है तो राहत की सांस ली। गुल, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तुम सोफे पर ऐसे उदास क्यों बैठे हो? गुल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में लाइफलेसनेस उसके पिता को घूर रही थी। तुम्हें क्या लगता है सारी बुराइयों की जड़? प्रमोद थोड़ा खांसा। क्या तुम अभी भी प्रीति के बारे में सोच रहे हो? देखो तुम क्या कह रहे हो। वह तुम्हारी बेटी है। क्या मैं उसकी चिंता करने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं बीमार हूँ जो अपनी सौतेली बहन के बारे में सोच रहा हूँ? बस खुद को इतना दुखी मत दिखाओ। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं दुखी लगता हूँ। अचानक चौंककर गुल खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं जैसे वह अपने ही पिता पर हमला करना चाहता हो। हम बहुत अच्छे से मिल रहे थे।
उसने मुझे पसंद करना भी शुरू कर दिया था और कहा था कि वह मेरे साथ रहना चाहती है। और अब मैं उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करता। मैं केवल उसका अपमान कर सकता हूँ, उसे मुझसे नफरत करवा सकता हूँ और मुझसे दूर रहने के लिए कह सकता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे दूर धकेलना कैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। प्रमोद असहाय और अपराध बोध से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसका बेटा शायद सच में प्रीति पर मोहित हो गया होगा। उसका बेटा पहले कभी ऐसा नहीं था। वह डेटिंग के बारे में कैजुअल था, लेकिन अब वह दिल टूटने की बात कर रहा है। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अपनी आवाज़ धीमी करो, तुम्हारी माँ सो रही है। क्या तुम उसे जगाना चाहते हो? शांत हो जाओ, हमें अभी भी पितृत्व परीक्षण का नतीजा नहीं मिला है। 1% मौका है कि तुम दोनों भाई बहन नहीं हो। पहले परीक्षण के लिए उसके कुछ बाल या नाखून प्राप्त करने का तरीका सोचो। गुल ने अपनी जेब से एक साफ मुड़ा हुआ टिश्यू निकाला। उसकी आंखें लाल थी जब उसने इसे प्रमोद के हाथों में दे मारा। उसके बाल। लो, अब तुरंत किसी को परीक्षण करने के लिए कहो। प्रमोद ने टिश्यू खोला, सामग्री पर नजर डाली और उसे फिर से बंद कर दिया। क्या तुमने इसे उससे लिया है? क्या ये निश्चित रूप से उसी का है? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर उसके सिर से कुछ बाल तोड़ सकते हो। मैं तंग आ चुका हूँ। इतना कहकर एक क्रुद्ध गुल मुड़ा और ऊपर चला गया। हालांकि प्रमोद ऊपर नहीं गए। वह सोफे में डूब गए, यहाँ तक कि उन्होंने उस पानी को भी भूल गए जो उन्होंने डाला था। वह बालों को बहुत देर तक बिना हिले पकड़े रहे। उन्होंने उस महिला के बारे में सोचा जिसने पहली बार मिलने पर उन्हें लंबे समय तक मोहित किया था। वह अपने बेटे के प्रीति के प्रति जुनून को लगभग समझ सकते थे। क्या वह खुद डॉक्टर शिवानी के प्रति हर चीज को भूल जाने की हद तक जुनूनी नहीं थे? उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत गया जब तक कि उन्होंने आखिरकार एक कॉल किया और चुपचाप कुछ शब्द कहे। बहुत जल्द कोई चुपचाप अंदर आया, हल्के से उनके हाथ से बाल ले लिए। गुप्ता अध्यक्ष, पितृत्व के नतीजे दोपहर में उपलब्ध होंगे। ठीक है, जाओ और सुनिश्चित करो कि इसे गोपनीय रखा जाए। जी। सुबह सुबह आसमान बाहर उज्ज्वल था और बारिश रुक गई थी। सूरज दिखाई दे रहा था। नाश्ते की खुशबू रसोई से आ रही थी और प्रीति ने अंगड़ाई ली, बिस्तर से उठी और साफ सफाई की। नाश्ते के बाद प्रीति अपनी दादी को चिकित्सा क्लिनिक ले गई। हमेशा की तरह उसने मरीजों को देखा और दवाइयां लिखीं। एक व्यस्त अवधि के बाद वह जल्दी से संगम अस्पताल में 2 कोमा में पड़े मरीजों का इलाज करने के लिए चली गई। उसने अपना सफेद कोट पहना और जब वह 5वीं मंजिल पर पहुंची तो उसने कॉरिडोर में एक नर्स की मदद से पेशेंट नंबर 517 को चलते हुए अभ्यास करते हुए देखा। प्रीति चलकर गई, तभी उसने महसूस किया कि नंबर 517 काफी लंबा था। अगर वह सीधा खड़ा होता तो वह लगभग 1.85 मीटर लंबा होना चाहिए। वह पहले बिस्तर पर लेटा रहता था, पतला और हड्डियों वाला, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना लंबा था। प्रीति को देखकर नंबर 517 ने अपने दर्द भरे चेहरे पर एक जबरन मुस्कान लाई। हालांकि निशानों ने उसकी मुस्कान को कुछ हद तक डरावना बना दिया। यह उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करने का उसका तरीका था। डॉक्टर प्रीति, आप आ गईं। प्रीति ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। लगता है आप इन दिनों अच्छा खा रहे हैं। आपका चेहरा भरने लगा है। आप ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। नो, 517 इस बिंदु पर पहले से ही अपने शरीर को सहारा देने में असमर्थ था। नर्स की मदद से वह एक व्हीलचेयर में बैठ गया। एक बार जब वह बैठ गया तो दर्द काफी कम हो गया और उसका रंगत सुधर गई। डॉक्टर प्रीति, मुझे इन पिछले कुछ दिनों में अपनी कुछ याददाश्त वापस मिली है। प्रीति की आंखें चमक उठीं। क्या आपको याद है कि आप कौन हैं? क्या आपको अपना परिवार याद है? नो, 517 ने एक कड़वी मुस्कान दी, सिर हिलाया। नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने बस बहुत सारे शब्दों को पहचानना शुरू कर दिया। कभी कभी जब कोई नया शब्द कहता है तो मैं तुरंत उसका अर्थ समझ जाता हूँ। ठीक है, यह एक अच्छा संकेत है। चिंता मत करो, तुम्हें भविष्य में और याद आएगा। क्या आपको अभी भी केवल कंप्यूटर से परिचित महसूस होता है? हाँ, मुझे कंप्यूटर से परिचित महसूस होता है। मैं किसी की मदद के बिना कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ और उन्हें इकट्ठा कर सकता हूँ। डॉक्टर प्रीति, मुझे लगता है कि मैं एक प्रोग्रामर रहा हो सकता हूँ। प्रीति हंसी। हो सकता है, अन्यथा मैं वास्तव में इन चीज़ों से आपकी फेमिलियरिटी की व्याख्या नहीं कर सकती। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अस्पताल से मीडिया के साथ संवाद करने के लिए कहूंगी ताकि आपके परिवार को खोजने में मदद मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही अपने परिवार के साथ फिर से मिल सकते हैं। अपना हंसमुख वाक्य खत्म करने के बाद प्रीति उस वेजिटेटिव व्यक्ति का इलाज करने के लिए चली गई जो अभी तक नहीं जागा था। जब तक इलाज खत्म हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। प्रीति ने समय देखा और उस मॉल की ओर गाड़ी चलाई जिसका आज आधिकारिक उद्घाटन हो रहा था। रिबन कटिंग समारोह चल रहा था। प्रीति ने कार पार्क की, अपना बैग लिया और रिबन कटिंग समारोह देख रही भीड़ के बीच खड़ी हो गई। उसने जानबूझकर सामने के पास एक दिखाई देने वाली जगह ढूंढी। प्रमोद के आने का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद प्रमोद आखिरकार अधिकारियों के एक समूह के साथ दिखाई दिए। प्रीति ने भीड़ के साथ ताली बजाई। प्रमोद को देखकर उसने उसकी ओर मुस्कुराया और भी जोर से ताली बजाई। हालांकि जब प्रमोद ने प्रीति को देखा तो वह थोड़ा चौंक गए। सौभाग्य से अनगिनत हाई प्रोफाइल स्थितियों का अनुभव करने के कारण उनकी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने कोई असामान्य प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। लेकिन रिबन कटिंग प्रक्रिया के दौरान वह कई बार प्रीति को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वह 7 भाग अपनी मां जैसी दिखती थी और बाकी 3 भाग उनके जैसे। पितृत्व परीक्षण के नतीजे दोपहर में आने वाले थे और उनका मूड आश्चर्यजनक रूप से एप्रहेंसिव था। जब वह उन्हें देखती थी तो उसकी आंखें प्रशंसा से भरी लगती थीं। यहाँ तक कि उसके लिए उसकी ताली भी दूसरों की तुलना में ज्यादा उत्साही और सिंसियर थी। वह वास्तव में एक अच्छी बच्ची थी।
उन्होंने सोचा कि अगर उसे पता चला कि वह उसका पिता है तो क्या वह खुश होगी। उसे होना चाहिए, है ना? आखिरकार उन्होंने किसी को भेजकर उसकी जांच करवाई थी और जानते थे कि उसका एक अत्यंत अविश्वसनीय पिता था। उसने उसके बहुत सारे कर्ज चुकाए थे, लेकिन कभी कोई पितृप्रेम नहीं मिला था। वह निश्चित रूप से उसके नामात्र के पिता से कहीं बेहतर थे। प्रीति खुद को कड़वाहट से मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। फिता काटने की रस्म के बाद विवान गुप्ता को मॉल के प्रतीकात्मक दौरे के लिए सुरक्षा घेरे में अंदर ले जाया गया। प्रीति भी उनके पीछे पीछे चली। कम ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने कैजुअल तरीके से मॉल में घूमना शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें विवान गुप्ता के समूह पर टिकी थीं। जब विवान गुप्ता का समूह एक खास ब्रांड स्टोर के सामने रुका तो प्रीति ने उनसे उचित दूरी पर रुककर एक सेल्स पर्सन की उत्साही सिफारिश पर कुछ गहने आजमाना शुरू कर दिया। कभी वह कंगन आजमाती तो कभी हार। वह चौथा गहना देख रही थी जब विवान गुप्ता का समूह आगे बढ़ा। प्रीति ने गहना वापस रखा और चुपचाप उनके पीछे हो ली। जब वे पहली मंजिल का निरीक्षण लगभग पूरा कर चुके थे तो प्रीति के मन में एक विचार आया और वह तुरंत लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में लोग लगातार अंदर बाहर हो रहे थे। प्रीति वहीं रुकी रही, भीड़ के साथ आगे पीछे होती रही, अपने मौके का इंतजार करती रही। 5 मिनट बाद जब लिफ्ट के दरवाजे फिर से पहली मंजिल पर खुले तो उसे विवान गुप्ता का समूह एक बार फिर दिखाई दिया। विवान गुप्ता ने लिफ्ट में प्रीति को देखकर क्षण भर के लिए आश्चर्य व्यक्त किया। प्रीति ने पलटकर उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए आवाज दी, गुप्ता जी। विवान गुप्ता के समूह में सभी की आंखें उस पर मुड़ी, कुछ हैरान थे, ये लड़की गुप्ता जी को कैसे जानती है? डॉक्टर प्रीति, आप नीचे उतर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऊपर जा रही हूँ। मैं बेसमेंट से आई थी और अब दूसरी मंजिल पर जाने का इरादा है। चारों ओर की जांच परख के बीच भी विवान गुप्ता ने अपना धीरज बनाए रखा। वह लिफ्ट में आए, प्रीति को धीमी मुस्कान दी और पूछा, तो आप भी यहाँ खरीदारी के लिए आई हैं? आपको ये कैसा लगा? विवान गुप्ता के आसपास के अधिकारी भी उनके पीछे लिफ्ट में आ गए, लेकिन सभी ने मौन रूप से केंद्र की जगह विवान गुप्ता और प्रीति के लिए छोड़ दी। वे सभी उससे सम्मानजनक दूरी बनाए हुए थे। हालांकि उनकी आंखें लगातार प्रीति को देख रही थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसकी पहचान जानने को उत्सुक थे। प्रीति अपनी मां के संभावित हत्यारे के इतना करीब खड़ी थी, इसलिए उसे दूसरों की नजरों की परवाह नहीं थी। उसने अपने भावों पर नियंत्रण रखा और सहजता से कहा, यह शानदार है। पूरा मॉल बहुत आधुनिक और स्टाइलिश है। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स की भरमार है और खरीदारों की गुणवत्ता भी काफी अच्छी लगती है। हर कोई यहाँ खुश होकर खरीदारी कर रहा है। ये जगह यकीनन भविष्य में उच्च स्तरीय खरीदारी के लिए सबकी पहली पसंद बन जाएगी। उसकी तारीफों से विवान गुप्ता के आसपास के लोग संतुष्ट हुए और विवान गुप्ता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेक शब्द सच हों कि यह जगह सबकी पसंदीदा और शानदार खरीदारी का केंद्र बनेगी। प्रीति मुस्कुराई, यह जरूर होगा। लिफ्ट में मौजूद अधिकारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। हालांकि उनके सीईओ वास्तव में एक अच्छे बॉस थे, फिर भी उनका ओहदा बहुत ऊंचा था और दूसरों के प्रति केवल शिष्टाचार की अपेक्षा थी। लेकिन क्या वह प्रीति जैसी एक युवा महिला के प्रति अत्यधिक विनम्र नहीं हो रहे थे? क्या इस डॉक्टर प्रीति का कोई महत्वपूर्ण बैकग्राउंड हो सकता है? इससे पहले कि वे अपने विचारों में और गहरे उतर पाते, लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। विवान गुप्ता ने प्रीति को सिर हिलाकर अभिवादन किया और सबसे पहले लिफ्ट से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद बाकी लोगों में से कोई नहीं हिला। वे सब प्रीति के पहले जाने का इंतजार कर रहे थे। प्रीति ने शुरू में उन्हें पहले निकलने देने की योजना बनाई थी, लेकिन सबकी नजरों में होने के कारण उसके पास विवान गुप्ता के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके तुरंत बाद विवान गुप्ता ने अपने समूह के साथ इस मंजिल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जबकि प्रीति बीच बीच में जरूरी सामान खरीदती रही ताकि विवान गुप्ता को कोई संदेह न हो। एक बार जब उन्होंने इस मंजिल का निरीक्षण कर लिया तो विवान गुप्ता और उनका समूह अगली मंजिल का सर्वेक्षण करने के लिए लिफ्ट में वापस आ गए। प्रीति इस बार उनके पीछे नहीं गई। एक ही तरीका 2 बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह बहुत बचकाना लगता। जैसे ही वह विवान गुप्ता से एक और आकस्मिक मुलाकात करने के बारे में सोच रही थी, एक काले सूट में एक युवा व्यक्ति उसके पास आया। प्रीति ने उसे देखा। उसके दिमाग में एक विचार कौन था? वह उसे पहले ही पहचान चुकी थी। वह सहायक था जो हमेशा विवान गुप्ता के आसपास रहता था। उसका नाम जितेन था। कहीं ऐसा तो नहीं? डॉक्टर प्रीति, हमारे गुप्ता जी आपको ऊपर बुला रहे हैं, क्या आप आ सकती हैं? प्रीति ने अंदर ही हाँ में सोचा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर पूरी तरह से आश्चर्य का नाटक किया। गुप्ता जी मुझे ऊपर बुला रहे हैं? क्या बात है, ये दादाजी के इलाज के संबंध में लगता है। ओह, तो यह उस बारे में है, फिर तो चलते हैं। प्रीति विवान गुप्ता से बात करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे सोने की थाली में सजाकर अवसर देंगे। वह विवान गुप्ता के सहायक के पीछे पीछे लिफ्ट में गई और 5वीं मंजिल पर चली गई। फिर वह एक विशाल कार्यालय में विवान गुप्ता से मिली। ये निश्चित रूप से विवान गुप्ता का कार्यालय नहीं था, बल्कि एक अस्थायी कार्यालय था जिसे उन्होंने उधार लिया था। प्रीति को देखते ही उनकी आवाज खास तौर पर विनम्र हो गई। डॉक्टर प्रीति, आइए और बैठिए। जितेन, डॉक्टर प्रीति के लिए चाय लाओ। सहायक ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, प्रीति के लिए चाय डाली और फिर एक तरफ खड़ा हो गया। प्रीति ने गर्म चाय पर फूंक मारी और एक छोटा घूंट लिया। विवान गुप्ता उसकी प्रतिक्रिया के बारे में बहुत चिंतित लग रहे थे। कैसी है? स्वाद ठीक है। प्रीति ने एक हल्की मुस्कान भरी और जवाब दिया, स्वाद बहुत अच्छा है। गुप्ता जी की चाय वाकई बेहतरीन है। ये हल्की मीठी और ताजगी देने वाली है, जिसने खरीदारी की मेरी सारी थकान दूर कर दी है। ये देखकर कि उसे चाय पसंद आई, विवान गुप्ता ने तुरंत कहा, जितेन, हमारे पास ये चाय कितनी बची है? हमारे पास कुल 3 डिब्बे हैं। अभी जो डिब्बा खुला है उसमें से केवल 1 कप लिया गया है। ठीक है, उन सभी को पैक करो और डॉक्टर प्रीति को दे दो। प्रीति ने तुरंत मना कर दिया। गुप्ता जी, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं।
मैं इतना महंगा तोहफा कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? मैंने यहाँ इसका स्वाद ले लिया, इतना ही काफ़ी है, आप इसे अपने लिए रखें। ये बस थोड़ी सी चाय है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक और छोटा तोहफा तैयार किया है। विवान गुप्ता ने अपने सहायक को सिर हिलाया, जो कई डिब्बे बाहर लाया और उन्हें प्रीति के सामने रख दिया। प्रीति थोड़ी उलझन में थी। गुप्ता जी, यह क्या है? खोलकर देखिए। निर्देशानुसार प्रीति ने उन्हें खोला और एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। कई डिब्बों में वे गहने थे जिन्हें उसने पहली मंजिल पर स्टोव में कुछ देर पहले आजमाया था। हर एक गहने की कीमत 2 लाख से अधिक थी। उसने 4 गहने आजमाए थे और विवान गुप्ता ने उन सभी को खरीदकर उसे दे दिया था। क्यों? विवान गुप्ता अचानक उसे ये तोहफे क्यों दे रहे थे? क्या यह उसकी मां की मृत्यु के कारण उनके अपराध बोध का परिणाम था? या वह ये जानने से डर रहे थे कि वह अपनी मां की मौत की सच्चाई का पता लगा लेगी और इसलिए वह उसे पहले से ही जीतना चाहते थे? प्रीति के अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने विवान गुप्ता का कॉलर पकड़कर पूछताछ करने की इच्छा को रोकने के लिए अपनी हथेली को कसकर नोचा, लेकिन अब किसी भी सूरत में वह मुस्कान नहीं ला सकी। उसकी निगाहें तेज थीं। उसने विवान गुप्ता की ओर देखा। इन तोहफों का क्या मतलब है, गुप्ता जी? अपने बदले हुए रवैये के सामने विवान गुप्ता की इंद्रियां तेज हो गईं। उन्होंने सोचा कि प्रीति ने उनके इरादों को गलत समझ लिया है। आखिरकार एक आदमी का एक युवा सुंदर महिला को इतने महंगे गहने देना अशुभ संकेत दे सकता था। उन्होंने जल्दी से समझाया, मुझे याद आया कि इस महीने आपका जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अग्रिम में जन्मदिन का तोहफा भेज दूं, दादाजी के इलाज के लिए आभार व्यक्त करने के तौर पर। प्रीति को उनके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। आपको इसका बदला चुकाने की जरूरत नहीं है। दादाजी पहले ही अपना आभार व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने हमारे अस्पताल को 2 करोड़ का चिकित्सा उपकरण दान किया है और मुझे 10 लाख का भारी इनाम दिया है। ये काफी से ज्यादा है। दादाजी का आभार उनका अपना भाव था। गुप्ता परिवार के मुखिया के रूप में मैं भी आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दादाजी के पैर लंबे समय से सुन्न थे और यह आपने ही उन्हें उनकी इंद्रियां वापस लाने में मदद की है, जो कि बहुत बड़ी मदद है। इसलिए कृपया बिना किसी झिझक के इन तोहफों को स्वीकार करें। प्रीति ने उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या आप सच में ये तोहफे दादाजी के लिए दे रहे हैं? बेशक, मेरी मां की वजह से नहीं। विवान गुप्ता अकड़ गए। आपने क्या कहा? मैंने जो कहा, गुप्ता जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना? क्या क्या आप जानती हैं? विवान गुप्ता की आंखों में सदमा था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीति पहले से ही जानती हो कि वह उनकी बेटी है? गुप्ता जी, क्या आप मेरी मां से इतनी नफरत करते थे कि आप उन्हें मरा हुआ देखना चाहते थे? आप ये क्या बकवास कर रही हैं? विवान गुप्ता का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने कब तुम्हारी मां से नफरत की? नहीं की थी। प्रीति की आवाज ठंडी थी। क्या उनकी मौत के जिम्मेदार आप नहीं थे? विवान गुप्ता ने प्रीति की आंखों में ठंडक देखी और उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या आपका मतलब है कि तुम्हारी मां की मौत दुर्घटना नहीं थी? किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा? गुप्ता जी, यह आपको मुझसे बेहतर पता होगा, है ना? आखिरकार मेरी मां को सच में मरा हुआ देखने वाला व्यक्ति आप ही थे। मैं नहीं था। विवान गुप्ता सदमे और गुस्से दोनों में थे। उनकी मौत से मुझे क्या हासिल होगा? आपने ये सब बकवास कहाँ से सुनी? मेरी तुम्हारी मां से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं उनकी जान क्यों लेना चाहूंगा? तो आप मना कर रहे हैं, गुप्ता जी। मैं उस चीज को कैसे स्वीकार कर सकता हूं जो मैंने नहीं किया? प्रीति, शांत हो जाओ। तुम्हारी मां की मौत से मेरा सच में कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत पहले ही उनसे संपर्क खो दिया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ रह रही थी। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? तो ये सच में आप नहीं थे? सच में मैं नहीं था। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर आपने मुझे इतने महंगे गहने क्यों दिए? ये सच में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने दादाजी के इलाज में महान सेवा की है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। इसके अलावा और कुछ नहीं। और क्या हो सकता है? प्रीति को अपने दिल में थोड़ी निराशा हुई। विवान गुप्ता वास्तव में वरुण जितने भोले नहीं थे और उसे अपनी चाल से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी। वह अभेद्य लग रहा था, जैसे उसकी मां की मौत से उसका सच में कोई लेना देना नहीं था। हालांकि प्रीति को उसके इस प्रदर्शन पर विश्वास नहीं हुआ। विवान गुप्ता का उसके प्रति रवैया स्पष्ट रूप से असामान्यताओं से भरा था। उसने उसे महंगे तोहफे दिए थे। यकीनन यह उतना सरल नहीं था जितना वह दावा कर रहा था। ऐसा लगा कि उसे आखिरकार वरुण से ही निपटना होगा। वरुण के मुंह से जानकारी निकलवाना अभी भी आसान था। बातचीत पहले ही टूट चुकी थी। इसे जारी रखने से कोई रचनात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। प्रीति ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वह उठी, मुड़ी और बाहर चली गई। उसने न तो चाय ली, न ही गहने। अगर उसकी मां की मौत का विवान गुप्ता से कोई लेना देना नहीं था, तो वह उसका कुछ नहीं देना था और उसे उसके तोहफे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि अगर उसकी मां की मौत का विवान गुप्ता या पूरे गुप्ता परिवार से कोई लेना देना था, तो विवान गुप्ता उसके बहुत कुछ बकाया थे। वह महज तोहफों से समझौता नहीं करेगी। वह उसकी जान लेगी। वह पूरे गुप्ता परिवार को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। प्रीति को यह नहीं पता था कि उसके जाने के बाद विवान गुप्ता को पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट मिली। उसने प्रीति को जो 4 लग्जरी ब्रांड के गहने दिए थे, जिनकी कीमत 10 लाख से ज्यादा थी, वे दादाजी के इलाज के लिए आभार के तौर पर नहीं दिए गए थे। जैसा कि उसने कहा था, दादाजी पहले ही उसका धन्यवाद कर चुके थे। उसे फिर से धन्यवाद करने की जरूरत नहीं थी। वह उसे अपनी बेटी मानता था और उसके नुकसान की भरपाई करना चाहता था, इसलिए उसने उसके द्वारा आजमाए गए सभी गहनों को खरीदकर उसे दे दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कोई सराहना नहीं दिखाएगी और कुछ भी लिए बिना चली जाएगी। इस पहलू में वह अपनी मां से काफी मिलती जुलती थी। बस वह अपनी मां से ज्यादा तेज थी और उसका गुस्सा भी ज्यादा था। विवान गुप्ता परिणाम देखने के लिए उसे खोलने से पहले काफी देर तक पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट को पकड़े रहे। उनके भाव जटिल थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन किया।
फोन जल्दी उठा लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ वरुण ने शायद यह अंदाजा लगा लिया था कि वह क्या कहने वाले हैं और वह चुप रहा। विवान गुप्ता भी बोलने से पहले देर तक चुप रहे। वरुण, परिणाम आ गया है। वरुण ने जब तक हो सका यातना सहन की, लेकिन वह क्रूर पीड़ा को और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दहाड़ा, बोलो। विवान गुप्ता, बोलो। प्रीति, वह तुम्हारी बहन है। एक और दम घोंटने वाली चुप्पी छा गई। पूरे 3 मिनट बाद वरुण, जो गुस्से से भरा था, चिल्लाया, विवान गुप्ता, तुम सचमुच घिनौने हो। प्रीति का जन्म 15 नवंबर को हुआ और मेरा जन्म 20 नवंबर को, केवल 5 दिन का अंतर। मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोई बड़ी बहन होगी जो मुझसे सिर्फ 5 दिन बड़ी है। क्या तुम इतने हताश थे? एक महिला से दूसरी महिला के पास सोने के लिए जाते रहे, क्या तुम रुक नहीं सकते थे? अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रीति द्वारा अभी अभी अपनी मां की मौत का कारण बनने का आरोप लगने के बाद और फिर अपने ही बेटे द्वारा पूरी तरह से निंदा किए जाने पर विवान गुप्ता बेहद परेशान थे। उनके आमतौर पर विनम्र चेहरे पर बेचैनी और चिड़चिड़ाहट दिखाई दी। तुम समय से पहले पैदा हुए थे और 7 महीने में पैदा हुए थे। तब की स्थिति जाने दो, मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी सूरत में तुम्हें भविष्य में प्रीति के साथ कोई संबंध रखने की अनुमति नहीं है और न ही तुम्हें उसे इस बारे में बताने की अनुमति है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम बहुत मजाकिया हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी नीचता पर उतरूंगा कि उसे इतनी शर्मनाक और घिनौनी बात बताऊं। वह निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी बनना भी नहीं चाहेगी। तुम्हारे जैसा पिता होना सच में बुरी किस्मत लाता है। अपनी बात कहने के बाद वरुण ने अचानक फोन काट दिया और अपना नया बदला हुआ मोबाइल फोन फिर से फेंक दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका दिल पीड़ा और संकट से दर्द कर रहा था जिसे वह कहीं व्यक्त नहीं कर सकता था। हालांकि उसने इस परिणाम की आशंका जताई थी। जब उसने वास्तव में विवान गुप्ता को यह कहते हुए सुना कि प्रीति तुम्हारी बहन है, तो भी उसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। क्या यह उसके अतीत में अपने प्रेम जीवन को गंभीरता से न लेने की सजा है, या यह उसके कपड़े बदलने की तरह गर्लफ्रेंड बदलने की सजा है? ये प्रीति ही क्यों होनी थी? कितनी विडंबना है। वह आकाश का मजाक उड़ाया करता था, कहता था कि आकाश, जो शादीशुदा है, उसे प्रीति का पीछा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा कि पता चला, वही था जो उसका पीछा करने के योग्य नहीं था। वही शुरू से मस्खरा था। इसके अलावा वह परेशान करने वाला छोटा बच्चा जिससे वह पिछली बार प्रीति के क्लिनिक में मिला था, जो लगातार उसे परेशान कर रहा था। हर शब्द उसके दिल पर वार कर रहा था। अगर उसे पता होता कि वह परेशान करने वाला बच्चा प्रीति का असली भाई नहीं है, तो वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वह प्रीति का असली भाई था, वह घमंडी बेवकूफ नहीं। बस उसकी याद ही उसे गुस्से से भर देने के लिए काफी थी। रात हो गई। वरुण बिना रात का खाना खाए बार की ओर चल दिया। प्रीति से दोबारा मिलने से बचने के लिए उसने जानबूझकर एक अलग बार चुना, जो शांत था, उसके जैसे दुख डुबोने वाले नशेड़ियों के लिए बेहतर था। हालांकि वरुण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रीति एक लगातार और धैर्यवान शिकारी की तरह उसके घर के बाहर घात लगाए बैठी थी, उसे देख रही थी। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर बाहर निकला, उसने सावधानी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, पूरे रास्ते बाहर तक। लेकिन प्रीति तुरंत अंदर नहीं गई। उसने चुपचाप थोड़ी देर तक वरुण को देखा, ये सुनिश्चित किया कि वह बाहर नहीं आएगा। एक बार जब वह आश्वस्त हो गई, तो वह आरुष को खोजने के लिए गाड़ी चलाकर चली गई। आरुष, चलो बार में चलकर कुछ पीते हैं। आरुष हैरान थी और उसे लगा कि प्रीति को लत लग गई है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। कहा, प्रीति, मुझे पता है कि तुमने अभी अभी बार खोजे हैं और वे तुम्हें ताज़ा और मज़ेदार लगते हैं, लेकिन तुम रोज रोज वहां नहीं जा सकती। प्रीति ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं कम जाऊंगी। मैं बस नहीं चाहती कि तुम घर पर बोर और अकेलापन महसूस करो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। साथ ही मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे और चेतन के बीच क्या चल रहा है। क्या वह गिरफ्तार हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने पहले आकाश से विनती की थी, शायद उसने उसकी रक्षा की होगी। उसका व्यवहार अभी भी सामान्य जैसा लगता है। वह अभी भी व्हाट्सएप स्टेटस पर चीजें पोस्ट कर रहा है, बिना किसी असामान्य संकेत के। तो क्या उसने तुमसे फिर से संपर्क किया है? आरुष ने सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान दी। नहीं, उसने नहीं किया। शायद उसके पास अभी मेरे बारे में सोचने का समय नहीं है। उसका दिमाग ज्यादातर युग मैडम के बारे में प्रीऑक्यूपाइड होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उनमें उसने कई पोशाकें बदली हैं। वे सभी नए खरीदे गए सूट और ओवरकोट हैं, हर एक की कीमत हजारों में है। वह पहले इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता। तो तुम्हें संदेह है कि उसके नए कपड़े युग मैडम ने खरीदे हैं? हाँ, शायद ऐसा ही है। भले ही उसने नहीं खरीदा हो, यह संभावना है कि चेतन ने युग मैडम को जीतने के लिए उन्हें खरीदने में भारी खर्च किया होगा। लेकिन किसी भी तरह से उनका युग मैडम से निश्चित रूप से कुछ लेना देना है। आरुष से चेतन के बारे में बात करने के बाद प्रीति ने देखा कि आरुष उतनी परेशान नहीं लग रही थी जितनी कल थी। इससे उसे राहत महसूस हुई। वह चिंतित थी कि आरुष ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन पता चला कि उसका समायोजन बहुत तेज था। कम से कम अब जब वह चेतन के बारे में बात करती थी, तो वह संयम बनाए रखने में कामयाब रही और फिर से रोएगी नहीं। बेशक आरुष फिर भी प्रीति के साथ बाहर गई। आखिरकार जब वह घर पर अकेली थी तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने चेतन का पीछा करने के बारे में भी सोचा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसका ये साहसी और विक्षिप्त विचार इतना दुस्साहसी था कि वह प्रीति को बता नहीं सकी। पूरी यात्रा के दौरान वह थोड़ी विचलित थी। अपने मोबाइल फोन पर चेतन की सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को जुनून की हद तक स्क्रॉल कर रही थी। हालांकि उसने वहां की तस्वीरों को कई बार देखा था, फिर भी उसने हर एक की एक पागल जासूस की तरह जांच की, हर एक विवरण को बारीकी से देखा। जब वे आखिरकार बार पहुंचे, तो आरुष को एहसास हुआ कि यह वह बार नहीं था जहां वे कल गए थे। प्रीति, हम यहाँ क्यों आए? क्या तुम बार से अपरिचित नहीं हो? तुम्हें इस बार के बारे में कैसे पता चला? यह ज्यादा कलात्मक है और इसकी अपनी एक शैली है।
कई मशहूर हस्तियां यहाँ आती हैं और यह इंडस्ट्री में काफी प्रसिद्ध है। प्रीति ने उससे सच नहीं छिपाया। मैं सच में बार से अपरिचित हूँ और मुझे इस बार की शैली नहीं पता। मैं वरुण गुप्ता का पीछा करते हुए यहाँ पहुंची हूँ। आरुष चौंक गई जब वह चेतन का पीछा करने को लेकर हिचकिचा रही थी। सोच रही थी कि उसका विचार काफी विकृत है। प्रीति ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। उसने जल्दी से प्रीति को खींचकर एक कोने में बिठाया। तुम सच में वरुण गुप्ता के प्यार में नहीं पड़ गई हो, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, वह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। वह पूरी तरह से अस्थिर है। तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। प्रीति ने वरुण गुप्ता की ओर देखा, जो बार में अकेले बैठकर पी रहा था। उसका मुंह उनकी तरफ नहीं था और उसने उनके आने पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं बस उससे कुछ जरूरी बात पूछना चाहती हूँ। आरुष ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। सच में, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो, है ना? वरुण गुप्ता जैसे हैंडसम लड़के से आकर्षित होना सामान्य है, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझ पर भरोसा करो, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो वह तुमसे नहीं होता। प्रीति ने उसकी ओर मुस्कुराया। क्या वह तुम्हारे आकाश से भी ज्यादा हैंडसम है? मैं अब अच्छी शक्ल से बेअसर हूँ। वरुण गुप्ता का आकर्षण मेरे लिए उसकी उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक राज है जो वह जानता है और मैं नहीं जानती। एक और राज? आरुष ने लाचारी से सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और अपना राज पता करो, बस खुद को उसमें फंसा मत लेना। उसने राज के बारे में नहीं पूछा, जिससे प्रीति थोड़ी भावुक हो गई। वास्तव में वह उसकी सबसे अच्छी बहन थी जो कभी उसे असहज नहीं करना चाहती थी। प्रीति ने देखा कि वरुण गुप्ता बार में एक के बाद एक ड्रिंक पी रहा था और उत्सुकता से आरुष से पूछा, क्या वरुण गुप्ता की शराब सहने की क्षमता ज्यादा है? वह काफी देर से पी रहा है और नशे में नहीं लग रहा। शायद है। वह हर दूसरे दिन बार जाता है, वस्तुतः शराब में रहता है और उसकी सहने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ गई है। अगर तुम मुझसे जानकारी लेना चाहती हो तो तुम्हें उसके थोड़ा सा नशे में होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। तभी लोग राज उगलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगी। प्रीति सहमत हुई। आरुष की सलाह मानते हुए प्रीति कोने में बैठी स्नैक्स खा रही थी, जूस पी रही थी और संगीत सुन रही थी। शाम जल्दी गुजर गई। पूरी रात उन्होंने कई मशहूर हस्तियों को आते जाते देखा। जो मशहूर हस्तियां टीवी पर हमेशा ग्लैमरस दिखती थीं, वे बार में आराम की तलाश में बस आम लोग थे। जैसा कि आरुष ने कहा था, ये बार ज्यादा कलात्मक था। यहाँ तक कि जो पुरुष उनसे बात करने आए थे वे भी संख्या में कम थे और मना करने पर वे जल्दी चले जाते थे, कभी जोर नहीं देते या उनके स्पेस में दखल नहीं देते, जिससे प्रीति को सहज महसूस हुआ। प्रीति का आज रात एक महत्वपूर्ण मिशन था, इसलिए उसने शराब नहीं पी, जबकि आरुष ने काफी पी ली। इसलिए जब प्रीति ने देखा कि आरुष हल्की नशे में थी, तो वह समझ गई कि वरुण गुप्ता भी वैसी ही स्थिति में होगा। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।